बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम, गुड मॉर्निंग एंड वेलकम टू मॉर्निंग एट होम। मैं हूं आपकी मेज़बान जुगन काजिम और आज मैंने अपने एक फ़ेवरेट टॉपिक पे आपसे बात करनी है। लेकिन उससे पहले, जैसे कि आप जानते हैं, हमारी कोशिश होती है एट पाकिस्तान टेलीविज़न नेटवर्क हमेशा वो बातें करें और वो इन्फॉर्मेशन आपको दें जो सबसे लेटेस्ट है और जो ऑफ कोर्स आपको, मुझे, हम सबको पर्टेन करती है। तो जैसे कि आप जानते हैं, गुज़िश्ता कई दिनों से में खैबर पख्तूनख्वा KPK में मुसलसल बारिशों की वजह से सैलाब आया है, जिसकी वजह से बहुत ज़्यादा जानी और माली नुकसान हुआ है। फ्लड के असरात से निपटने के लिए इमरजेंसी कैंप्स भी कायम किए गए हैं और माली इमदाद की कोशिशें भी जारी हैं। लेकिन व्यूअर्स, अभी भी 22 अगस्त तक बारिशों का सिलसिला जारी रहने का इम्कान है। 22 अगस्त तक, सो 22 अगस्त तक हमने बहुत ज़्यादा केयरफुल और अलर्ट रहना है। और इसलिए बार बार आपसे रिक्वेस्ट करें कि प्लीज़ खुदारा महफूज मकामात पे रहें और बिला वजह मुतासिर इलाकों में जाने के लिए कोशिशें ना करें, परहेज़ करें। देखें व्यूअर्स, अगर तो आप नॉलेजेबल हैं रेस्क्यू एफ़र्ट्स में और आपको पता है कि किस तरीके से आप लोगों के काम आ सकते हैं या वहाँ पे हेल्प कर सकते हैं, तब किसी इदारे के साथ अपने आप को अटैच करें, बेशक एज अ वॉलंटियर, और तरतीब से और तरीके से जाके हेल्प आउट करें। अक्सर ऐसा होता है व्यूअर्स के फ्लड्स वगैरह के मामलात में एक जगह जहाँ पे ज़्यादा लोग मुतासिर नज़र आ रहे होते हैं, लोग वहाँ पे जाके हेल्प आउट करना शुरू करते हैं और प्रॉब्लम ये होती है कि जो लोग काम कर रहे होते हैं उन काम करने वालों का काम ख़राब हो रहा होता है, या फिर लोग डबल हेल्प कर रहे होते हैं, जैसे कि राशन और चीज़ें वगैरह लोग भेजते हैं। अब एक ही फैमिली को एक्सक्यूज़ मी, एक ही फैमिली को दो तीन चार दफ़ा चीज़ें मिल जाती हैं और कुछ फैमिलीज़ ऐसी हैं जिनको कुछ भी नहीं मिलता। सो व्यूअर्स, प्लीज़ जो लोग ऑर्गेनाइज तरीके से ये काम कर रहे हैं उनकी सपोर्ट करें। आपके जो मकामी जो भी लोग हैं, रिप्रेजेंटेटिव्स हैं और जो डिफरेंट इदारे काम कर रहे हैं, प्लीज़ उनके साथ कनेक्टेड रहें और ताउन करें। ये एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है व्यूअर्स। ऐसी सिचुएशन में जहाँ पे फ्लड्स आए हुए होते हैं और मामलात ख़राब होते हैं, वहाँ पे सबसे ज़्यादा इम्पॉर्टेंट चीज़ होती है कि बंदा डिसिप्लिन के साथ और तरतीब के साथ और तरीके के साथ आगे बढ़े। होता ये है कि वो तो कहते हैं ना कि मिसगाइडेड मिसाइल की तरह बंदा निकले और एक्चुअली किसी का कोई फ़ायदा ना हो और इतना एफ़र्ट भी इंसान करे, इट डज़न्ट मेक सेंस। सो जैसे कि मैंने कहा कि KPK में मुसलसल बारिशों की वजह से हालात काफ़ी ख़राब हैं। आप लोगों से रिक्वेस्ट है, एक तो कि जो लोग ऑब्वियसली मुतासिर नहीं हुए, उनसे रिक्वेस्ट है कि प्लीज़ दुआओं में याद रखें। प्लीज़ 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 उन लोगों को जो इस वक्त इस मामले से गुज़र रहे हैं, जिन लोगों की जानें गई हैं, ऑफ़ कोर्स हम उनकी फ़ैमिलीज़ के साथ बराबर के उनके दुख में शरीक हैं। और जो लोग किसी माली या जिस्मानी नुकसान से मुतासिर हुए हैं, ऑफ़ कोर्स हमें बहुत अफसोस है। और गवर्नमेंट लेवल पे भी, आर्म्ड फोर्सेस के लेवल पे भी, इलाकों के जो डिफरेंट इदारे भी हैं, हर बंदा जो है अपने अपने पॉइंट ऑफ व्यू से हेल्प आउट करना चाह रहा है। अल-खिदमत फाउंडेशन, बहुत सी ऐसी जगहें हैं जो एफ़र्ट्स कर रही हैं, रिलीफ एफ़र्ट्स में अपना हिस्सा डाल रही हैं। तो आप उनको भी फ़ाइनेंशियली सपोर्ट कर सकते हैं। किसी मुस्तनिद जगह को फाइनेंशियल सपोर्ट दे सकते हैं, वो देते। फिज़िकली जाके मदद करनी है तो जाके पूछें कि जी मैं वॉलंटियर करना चाहता हूँ या करना चाहती हूँ, किस तरह से मैं हेल्प आउट कर सकता हूँ या कर सकती हूँ। ज़्यादा बेहतर ये है कि प्रॉपर तरतीब से और ऑर्गेनाइज्ड अंदाज में इंसान आगे बढ़े। अब मैं आपसे बात करना चाहूँगी आज के टॉपिक पे। व्यूअर्स, जैसे कि आप जानते हैं, मैं भी एनिमल लवर हूँ। वैसे तो मेरे ख्याल से ऑलमोस्ट हर इंसान जो है वो अगर जानवरों से प्यार नहीं करता तो कम से कम इनका एहतराम तो करने की कोशिश करता है कि उनको नुकसान ना पहुँचाए। अगर कोई जानवर भूखा है तो उसको कुछ खाना पीना डाल दें, तो उस काइंड ऑफ थिंग्स। लेकिन व्यूअर्स, एक बड़ी इंपॉर्टेंट चीज़ है, हम हमेशा जानवरों को देखते हैं, स्पेशली पालतू जानवरों को, और सोचते हैं कि लोगों ने उनको पेट्स के तौर पे रखा हुआ है। लेकिन पेट रखने के भी कुछ तकाजे होते हैं और उससे पहले ये अंडरस्टैंड करना कि क्या आपको पेट रखना भी चाहिए कि नहीं। जहाँ पे मैं ऑफ कोर्स ये बात ज़रूर कहूँगी कि एक ऐसी दुनिया में जहाँ पे हम कॉन्स्टेंटली डिजिटल और साइबर स्पेस में घूम रहे होते हैं और हम अपना सारा टाइम जो है वो मशीनों पे, गैजेट्स वगैरह पे लगा देते हैं, तो ऐसी दुनिया में और ऐसे टाइम पे ऑफ कोर्स सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ तो यही होती है कि इंसान ऐसी एक्टिविटीज़ में इन्वॉल्व हो जो गैजेट्स और डिवाइसेस से दूर हों। सो जब आपके घर में पेट्स होते हैं, जैसे मेरी 4 बिल्लियाँ हैं घर में, 5 डॉग्स हैं, 4 बजीज़ हैं, एक बनी रैबिट भी है हमारा। तो ये जो सारे पेट्स हैं, इन सब पेट्स के साथ हम सारा दिन खेलते भी हैं। नूर लगी रहती है, हसन लगा रहता है, मैं उनके साथ खेलती हूँ। हमजा जब आया हुआ होता है कनाडा से, जैसे आजकल आया हुआ है, वो भी उनको टाइम देता है। मेरी तो जो 2 सफ़ेद बिल्लियाँ हैं, लियो एंड टाइनी,
दरवाजे के मेरे बाहर खड़े हुई होती हैं जब सुबह के टाइम मैं उठती हूँ, और मेरा दरवाज़ा लिटरली खोलने से पहले ही वो अंदर घुसने के लिए तैयार होती हैं और आती हैं मेरे साथ बेड में लाडियाँ करती हैं। जो बाकी 2 बिल्लियाँ वो मेरी बहन की है, तो वो नीचे आपा के पास होती हैं, वो भी टिगर, और बाय द वे एक का नाम है बेबी नूर बानो, क्योंकि नूर बानो ने उसका नाम रखना था तो उसने उसका नाम ही बेबी नूर बानो रख दिया। तो एक नूर बानो हमारे घर में और एक बिल्ली है जिसका नाम है बेबी नूर बानो। तो वो मतलब बिल्लियाँ अपनी जगह, डेनिस है छोटा डॉग है हमारा शिट्सू, वो हमजा, वो हसन का डॉग है, वो हसन के साथ ही होता है, 24 घंटे आगे पीछे उसके साथ घूम रहा होता है। सो द पॉइंट इज़, और बाकी हमारे 4 डॉग्स भी हैं। सो देखिए व्यूअर्स, जानवर अगर रखना है तो फिर जानवर का ख्याल भी रखना है। जानवर की एक फुल टाइम रिस्पॉन्सिबिलिटी होती है। जिस तरह इंसान के बच्चे को आप घर में छोड़ के अकेले गायब नहीं हो सकते, उस तरह जानवरों को भी एक सर्टन टाइम से ज़्यादा अकेला नहीं छोड़ा जा सकता। वो भी इंसानों की तरह फीलिंग्स उनकी हैं, उनको महसूस होता है, वो दुखी भी होते हैं, वो खुश भी होते हैं। अगर बिल्कुल अकेला रखा हुआ, अब जैसे कुछ लोग होते हैं उन्होंने शौक में बिल्ली रख ली, अब 4 दिन के लिए घर से कहीं जा रहे हैं तो 4 दिन के लिए वो बिल्ली अकेले घर के अंदर है, बस कॉली में खाना और पानी डाल दिया कि भाई खा लेगी, कर लेगी। जानवर इस तरह मर भी जाते हैं, बीमार हो जाते हैं। अब जानवरों के पेट्स के उसी तरह हिफाजती टीके होते हैं जिस तरह इंसानों के होते हैं, उतने नहीं होते जितने होते हैं, लेकिन उनके हिफाजती टीके भी लगाने होते हैं, उनको डॉक्टर पे भी लेके जाना होता है। अगर उनको कोई प्रॉब्लम हो, कोई इन्फेक्शन हो, कोई बीमारी हो, कोई ठेस लग जाए, उनका इलाज करना होता है। अब मुझे आज भी याद है, मेरा बिल्ला लियो जो है, कोई 2 साल पहले उसको सडन किडनी इंजरी हो गई। पता नहीं क्या हुआ कि उसके किडनी जो है वो उसकी किडनीज जो है वो दोनों ब्लॉक हो गई, और लिटरली लियो, अल्लाह माफ़ी दे, ही वाज गोइंग टू डाई, और मेरी जान निकल गई। और वो जो 1.5 हफ्ता था, मुझे पता है मैंने कैसे गुजारा, भाग के उसको अस्पताल, क्योंकि मैं उसको प्यार कर रही थी, मैंने नोटिस किया उसका पेट बिल्कुल सख्त हुआ है और वो ऊँ कर रहा है दर्द के मारे। फ़ौरन उसको उठाया डॉक्टर पे लेके, कि डॉक्टर ने क्या कहा कि शुक्र है आप इसको लेके आई हैं, इसको हुई है सडन किडनी इंजरी जो हो जाती है पर्शियन कैट्स में अक्सर। ये मुझे पता ही नहीं था। अच्छा, क्योंकि ये दोनों बिल्लियाँ मुझे गिफ्ट दी थी किसी ने। एक और चीज़, प्लीज़ लोगों को गिफ्ट देने से, पेट्स गिफ्ट देने से इज्तनाब करें अनलेस आपको 100% पता है कि दूसरे बंदे ने पेट रखना है। लोग क्या करते हैं कि जानवर गिफ्ट के तौर पे दे देते हैं। जानवर एक जानदार चीज़ है, उसको भी मतलब केयर की ज़रूरत है, और इतनी बड़ी जिम्मेदारी अगर आप किसी को गिफ्ट के तौर पे दे रहे हैं तो ये भी अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है कि वो बंदा उस जिम्मेदारी को उठा भी सकता है कि नहीं। जैसे कि मुझे याद है कि जब मेरे घर में बहुत काम शाम कंस्ट्रक्शन वगैरह की, कोई 3 साल पहले की बात है, और ऑलरेडी मेरे पास लियो एंड टाइनी भी थे, नीचे भी 2 बिल्लियाँ थी, डॉग्स वगैरह सारी चीज़ें, और फैसल और मैंने ये डिसाइड किया कि हमने और पेट्स अब नहीं रखने फॉर अ वाइल, बिकॉज उनको तो संभाल ले जो हमारे पास है अच्छे तरीके से। और सच्ची बात है व्यूअर्स, एक खर्चा भी होता है, उनका खाना, उनका पीना, उनकी सफाई सुथराई, डॉक्टर्स के विजिट्स, बच्चा नहीं तो बच्चे के लगभग खर्चा हो जाता है। सो अगर आपने पेट्स रखने तो उनका ख्याल भी रखना है। ये तो नहीं कर सकते कि जानवर रखें तो घर का पुराना खाना आप उनको डाल दें। जानवरों को प्रॉपर उनके हिसाब से खुराक देनी है। लोग बिल्लियों को दूध डाल देते हैं, दूध बिल्लियों के लिए ऑलमोस्ट जहर की तरह है, और बिल्लियों के पेट ख़राब हो जाते हैं। कितना अरसा हो गया कि लोग अपनी बिल्लियों को दूध डाल के दे देते हैं और सोचते हैं नो प्रॉब्लम। बिल्लियाँ गाय के दूध से नेचुरली लैक्टोज इंटॉलरेंट होती हैं। वो शायद कंज्यूम तो कर लेती हैं, लेकिन उनके पेट में और उनके निज़ाम हज़म में कॉन्स्टेंटली डैमेज होता रहता है। और फिर जब बिल्लियों की वक्त से पहले डेथ हो जाती है तो लोग कहते हैं लो सिर्फ 7 साल की थी, 4 साल की थी, 8 साल की थी। होता ये है कि उनके सिस्टम में प्रॉब्लम होनी शुरू हो जाती है। सो हमें ख्याल रखना है। चॉकलेट फॉर एग्जांपल, चॉकलेट बिल्ली और कुत्ते के लिए जहर है, लिटरली जहर है। आप इससे बेहतर है कि चूहे मारने वाली दवाई उनको दे दें, इतना डेंजरस है चॉकलेट बिल्लियों के लिए और कुत्तों के लिए। लोग उनको खिला देते हैं एवं, फिर उनके पेट ख़राब हो जाते हैं, वो बीमार होते हैं, उनको समझ नहीं आती। मेरा जो हसन का डॉग है डेनिस, अब वो भी किसी का था, वो उनको नहीं चाहिए था, वो हमारे घर आ गया। हसन की उससे इतनी अटैचमेंट हो गई 2-3 दिन जो हमने अपने पास रखा किसी को देने के लिए कि भाई कोई अगर लेना चाहता है अच्छे घर वाला तो हम उनको दे देंगे, क्योंकि किसी और का वो डॉग था जो हमारे घर आ गया था। वो उसकी इतनी अटैचमेंट उसे रख लिया। अब वो है शिट्ज़ू, उसके अपने मसाइल हैं। उसके 2-3 दफ़ा स्टूल में जब वो वॉशरूम गया तो उसमें खून आया, डॉक्टर पे लेके गए, पता चला कि जी उसका बहुत ही सेंसिटिव डाइजेस्टिव सिस्टम है, उसका स्पेशल खाना आता है। अब व्यूअर्स, वो खाना का इतना सा जो पैकेट है जो वो मतलब मेरे ख्याल से 3 हफ्ते चलता है, वो 10,000 का आता है। अब रखा हुआ है उसको, उसका खर्चा पूरा करना है। सो बात ये है कि ये चीज़ें बंदा बाद में रियलाइज़ करता है, स्पेशल जो इस किस्म के यूँ नहीं। अच्छा, बहुत से लोग स्ट्रीट डॉग्स एंड कैट्स उठा के घर ले आते। बिल्ली का बच्चा देखा, एक तो वो बिल्ली का बच्चा किसी बिल्ली का बच्चा है,
और हो सकता है कि वो इतना छोटा हो, लोग 3 हफ्ते पे 4 हफ्ते पे, अभी उनकी एज भी इतनी नहीं होती, आंखें भी प्रॉपर खुली नहीं होती, रोड से उठा के ले आते हैं। अब वो जानदार चीज़ है, उन्होंने अपनी माँ का दूध एक टाइम तक पीना है, उनकी केयर होनी है। अक्सर इस तरह छोटे वो बिल्ली के बच्चे या कुत्ते के बच्चे उठा के ले आते हैं। याद रखें, स्ट्रीट डॉग्स एंड कैट्स के अलग मसाइल होते हैं। तो अगर आपने उनको लेके आना है तो पहले उसको वेट के पास लेके जाना है, उसका चेकअप कराना है। और किसी भी जानदार चीज़ से उसके बच्चे को वक्त से पहले सेपरेट करना जब वो दूध पीता है तो ज़्यादती है। लोग बिल्लियाँ कुत्ते तो चले फिर भी थोड़ी केयर कर लेते हैं, चिड़ियों की अगर बात करें, कछुओं की बात करें, मछलियों की बात करें, तो लोग उठा के तो ले आते हैं और लिटरली कुछ ही दिनों में वो मर भी जाते हैं, क्योंकि लोग बॉदर नहीं करते, क्योंकि उनको लगता है कि क्या फ़र्क पड़ता है, इतनी सी तो चीज़ है, इतनी सी भी चीज़ है तो एक जान है, और उस जान का जवाब हमने अपने रब को देना है। सो व्यूअर्स, प्लीज़ जानवर ना लेके आए घर में अगर संभाल नहीं सकते, लेकिन अगर लेके आना है तो सोच समझ के लेके आए। आपको पता है, हम पूरी फैमिली भी अगर ट्रैवल करते हैं तो हम घर नहीं बंद करके जाते, क्योंकि हमारे घर में जानवर हैं। तो हमारे घर में स्टाफ और कोई ना कोई, जिस तरह मेरी बहन भी साथ रहती है तो आपा फिर ओवरसी करती है पेट्स को, आपा जाती हैं तो उनके पेट्स को मैं ओवरसी करती हूँ। कभी भी सारे लोग घर बंद करके नहीं जा सकते, क्योंकि वो जानदार हैं और उनका हमने ख्याल रखना है। और अब तो खैर ऐसी सर्विसेज भी हैं कि वेट्स के पास और दूसरी जगहों पे आप रखवा भी सकते हैं। जैसे जगहें हैं जहाँ पे हम 6 दिन के लिए जा रहे हैं, हम अपने पेट को आपके पास छोड़ के जा रहे हैं, जिस तरह ऑलमोस्ट लाइक अ पेट होटल या हॉस्टल या वटेवर। बट ऑब्वियसली देखभाल के सोच समझ के जो छोड़ना है, पता चले आप ऐसी जगह पे छोड़ के जा रहे हैं जिन्होंने अभी दुकान लगाई हुई, उनको जानवरों का ख्याल नहीं रखना आता। तो पॉइंट मेरा सिर्फ ये है कि अगर जानवर रखना, अव्वल तो जानवर रखने चाहिए, बहुत अच्छी बात है, बच्चों के लिए भी बड़ी अच्छी चीज़ है। अगर मेरी मदर इन लॉ के लिए हमने बिल्ली ली फ्लफ़, मेरी सास को इतना प्यार है उस बिल्ली से और वो इतना उसके साथ टाइम स्पेंड करती हैं, और उनका अपना ही एक मुख्तलिफ सा लाड है, क्योंकि ऑब्वियसली वो एक सर्टन एज पे है। मेरे फादर इन लॉ इस दुनिया में नहीं रहे, बच्चे वगैरह फैमिली कितना को टाइम दे देती है, ऑफ कोर्स देते हैं, कोशिश करते हैं, लेकिन अम्मी के पास अपना कोई इस टाइप का लाड करने के लिए पेट या कोई चीज़ हो, इतना वो प्यार करती हैं फ्लफ़ को। बट जब उनके लिए भी फ्लफ़ लेके आए तो उनसे पहले 2-3 दफ़ा डिस्कशन की, पूरा सामान पूरा किया, उसकी रेत, उसकी वॉशरूम जाने वाली चीज़ें, खाना पीना, ब्रश, शैम्पू, मतलब पूरा लवाजमात पूरी करके, खाना पीना पूरा करके, साथ फिर उस बिल्ली के बच्चे को छोड़ के आए, फिर उसकी ट्रेनिंग की। सो व्यूअर्स, ज़रूर रखें जानवर, ज़रूर पालतू जानवर रखें, लेकिन मेरी आपसे रिक्वेस्ट है कि सोच समझ के। और वाइल्ड एनिमल्स, शेर, चीता, लेपर्ड, इस किस्म के जानवर ये बिल्कुल भी घरेलू जानवर नहीं है, और इनको रखने के लिए लाइसेंस चाहिए होता है, और सच्ची बात है ये वाइल्ड में ही बेहतर रहते हैं। आइए किचन में शेफ़ नूर की तरफ रुख करते हैं। अस्सलाम वालेकुम शेफ़ नूर। वालेकुम सलाम। अब देखिए ना शेफ़ नूर, बहुत सी ऐसी बातें आज मैंने पॉइंट आउट की। फ्लड्स के पॉइंट ऑफ व्यू से तो ऑफ कोर्स हमने गाइडेंस दी, बट उसके साथ साथ जानवर, देखिए हर इंसान जिसमें थोड़ा सा भी प्यार है उसको जानवर से तो प्यार हो ही जाता है, या बच्चे तो करते ही हैं लाड, बिल्कुल, लेकिन वो खिलौने नहीं हैं, ये अंडरस्टैंड करना ज़रूरी है। वो जानदार चीज़ें हैं। बिल्कुल, आपने बड़ी अच्छी मतलब बातें की और बड़े अच्छे पॉइंट्स आपने जो है वो रेज़ किए कि आप जो चीज़ें रखते हैं उनका ऐसे ही ख्याल करना जैसे अपने बच्चों का करते हैं ख्याल। और आपने तो माशाल्लाह इतना ज़्यादा मतलब ख्याल कर रही हैं कि कोई कम ही करता होगा। मेरी आंटी हैं, उनकी बेटी लंदन गई हुई है, तो वो अपना जो है ना वो बिल्ला छोड़ गई हैं उनके पास ना। अब उस बिल्ले का खाना अलग से, और मतलब वो दूध नहीं पिलाती, उनका खाना वाकई बहुत महंगा आता है, और उसको उनकी जो बेटी है वो लेके जाती है, पार्लर लेके जाती है, उसकी कटिंग कराती है, उसके नेल्स कटवाती है, और उसके मतलब ब्रश रखा हुआ, उसके दांत साफ़ करने, ये मैं देखती हूँ सामने, और वाकई इस चीज़ की कोई नहीं कर सकता, ये बहुत कम लोग करते हैं। और आपने तो माशाल्लाह जितनी जानवर रखे हुए हैं आप इसका ख्याल करती हैं। आप और मैं जब हम छोटे होते थे हम बिल्लियों को दूध डालते थे, हम इसलिए दूध डालते थे क्योंकि हमें तो यही लॉजिक होती थी ना कि बेबी है या कैट है तो दूध दे दे। अब साइंस ने ये प्रूव किया है, और वेस्ट में तो कभी भी लोग मतलब पिछले को 20 साल से तो दूध नहीं डाल रहे, हम फिर भी क्यों डाल रहे हैं? क्योंकि नॉलेज नहीं है, और हम लोग तो प्यार में ही करते हैं, प्यार में करते हैं, लेकिन उस प्यार को भी सोच समझ के करना चाहिए। जी बिल्कुल, क्योंकि हमने देखें व्यूअर्स, सिंपल बात है, इंसान तो इंसान को बता देता है कि वो तकलीफ में है, ये बेज़बान होते हैं, ये हमें बता नहीं पाते हैं कि उनको क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा, हमें खुद ही गेज करना है। तो अगर किसी जानदार चीज़ की जिम्मेदारी आपने लेके अपने घर लेके आना है तो याद रखें वो जिम्मेदारी आप अल्लाह मियाँ से डायरेक्टली लेके अपने घर ला रहे हैं, फिर आपने जवाब भी डायरेक्टली अल्लाह मियाँ को देना है। यहाँ पे हम ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद वापस आएंगे तो फ़ौरन ही शेफ़ नूर के पास हम किचन में आएंगे। आज बड़े मज़े की एक डिश तैयार कर रही हैं और मज़ीद पेट से रिलेटेड गप लगाएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा।
जी हाँ, वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। पता नहीं ये क्या हुआ कि हमने सोचा कि हम शेफ्स का किचन स्टार्ट करेंगे, तो उस किचन में ऐसा महसूस होना शुरू हो गया कि मैं हर शेफ की जो है ना वो असिस्टेंट बन जाती हूँ आके। अच्छा, सारा कुछ तो आप ही कर रही हो यार मेरे जिम्मे काम लगा दो जल्दी से, फिर मैं आपसे पूछूंगी हम बना क्या रहे हैं। ये अब चिकन डाल दें, ये चिकन डाल के फ्राई करना है मैंने बस। जी। अच्छा चलिए, ये मैं ये शुरू कर देती हूँ। इसमें अदरक लहसुन कोई और चीज़ हमने कुछ नहीं डालना हमने। तो हम ये चिकन बना रहे हैं। तो हम आज बना क्या रहे हैं? आज हम बना रहे हैं लग तो स्टर फ्राई रहा है। जी जी, मलाई चिकन स्लाइडर बना रहे हैं हम। अच्छा जी। और मलाई चिकन स्लाइडर जो हैं, अच्छा मैंने स्लाइडर तो बड़े किस्म के सुने हैं, कोरियन स्लाइडर भी सुने हैं, हाँ जी। बीफ वो स्मैश बीफ स्लाइडर भी सुने हैं, लेकिन बहुत सी ऐसी चीज़ें हैं जो लाइक नहीं सुनी, जिनमें से एक मलाई बोटी स्लाइडर है। ये बहुत ये मजे के कहाँ से बनते हैं, आपको जी। आइडिया आया? बस आपको तो आइडिया आते रहते हैं जब नहीं, जब आपको चीजें बना रहे होते हैं ना आते ही बंदा। आपको आइडियाज हैं। जी अल्हम्दुलिल्लाह, ज़ाहिर है कुकिंग से इतना पुराना जिसे कहते हैं ना ताल्लुक है। हाँ। हाँ जी, और बस वो फिर आते ही रहते हैं ना, फिर कुछ ना कुछ मैं बनाती रहती अच्छा, हूँ। अब इसमें मैंने नेक्स्ट क्या डालना है? जी अभी हम इसमें डालेंगे जी नमक, काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च, ये डालेंगे और फिर लेमन जूस डालेंगे। ये अच्छा, हमने कितना कितना डालूं? बस मिर्च? बस बस हाँ जी, ठीक है, नमक डाल दें। ठीक। हाँ जी, काली मिर्च डाल दें। काली मिर्च देखें इसमें ये काली वाली मिर्च यहाँ ये पे है। हाँ हाँ। जी। और कुटकट हम लोग ना व्यूअर्स खुद कूटते हैं हाँ। काली मिर्च। आपसे रिक्वेस्ट है कि वो जो डब्बे वाली काली मिर्च होता है ना, उसका कोई फ्लेवर नहीं नहीं, होता। ये खुद फ्रेश पिसी हुई का टेस्ट ही आपका टोटली डिश का जो है ना वो टेस्ट ही चेंज हो जाता है। बिल्कुल। सो कोशिश ये करनी चाहिए कि चीज़ें जितनी फ्रेश यूज़ कर सकते हैं करें। और मैंने तो ये सब्ज़ बात मिर्च डाल दी। सबर मिर्च भी डाल दी मैंने। हाँ। तो ये चीज़ एक्सपीरियंस तब इसको की, कर लें, फिर एंड में लेमन जूस डालेंगे। एंड में डालेंगे ताकि वो थोड़ा सा कुक हो जाए ना। जी तो हम इसमें लीमू का रस भी डालेंगे एंड दैट्स इट। या इसमें और कुछ भी नहीं, डालेगा? बस। क्रीम श्रीम कुछ नहीं, मलाई बोटी जी कैसे जी बनाएं? डालेंगे, ये क्रीम है वो ज़रा हो जाए फिर डालते हैं। ये और ये मैंने डालना है और फिर मलाई बोटी रेडी हो जाएगी। जी डन। क्योंकि मलाई बोटी में ना व्यूअर्स इतना मिर्चे वगैरह मसाले नहीं होते हैं, वो बेसिकली उसका फोकस जो होता है वो हल्की सी मिर्च डाल दी, नमक डाल दिया, मसाला जात गरम मसाले वगैरह नहीं डलते। और प्लीज़ जब स्लाइडर्स बनाए ना उसमें गरम मसाले ना डाला करें। गरम मसाले का तो वो टोटली अगर आप डालेंगे तो उसका फ्लेवर ही चेंज हो जाएगा। अच्छा, वैसे मलाई बोटी में वैसे भी गरम मसाला नहीं डलता, पता नहीं कुछ लोग जो हैं वो बनाते हुए डाल देते हैं। जितना उसका क्रीमी और जेंटल टेस्ट होना चाहिए उतना ही इसको हम थोड़ा सा कवर करेंगे ताकि हमारा ना ये पानी इसमें से निकलेगा और उसी में कुक हो जाएगा हमारा। उसी में कुक। मैं अब रेसिपी बोल दूँ? हाँ जी। जी मलाई चिकन स्लाइडर के लिए चाहिए जी हमें मुर्ग का गोश्त हाफ के जी बोनलेस, और तेल 2 खाने के चम्मच है, नमक हस्बे जायका है, काली मिर्च आधा चाय का चम्मच है, हरी मिर्च 1 चाय का चम्मच है, क्रीम आधा कप है, प्याज 2 अदद हैं स्लाइस में कटे हुए, कुटी हुई सुर्ख मिर्च 1 चाय का चम्मच है, नींबू का रस 2 खाने के चम्मच है, और स्लाइडर बन 10 अदद हैं, मक्खन 2 खाने के चम्मच है, चीज़ स्लाइसेस 10 अदद हैं, मेयोनीज़ हस्बे ज़रूरत है, कोयला जो है स्मोक के लिए 1 अदद है, और ऊपर थोड़ा सा हमें पार्सले या सब्ज़ धनिया जो है डाल के हम उसको वो करेंगे, गार्निशिंग करेंगे इसकी। अच्छा जी, इसमें आपने देख लिया कि ऑयल हमने डाला है और उसके हल्का, साथ ही हमने चिकन लिटरली 1.5 टेबल स्पून 2 टेबल स्पून से ज्यादा नहीं था। और साथ ही हमने जूलियन कट जो है वो हमने चिकन करके डाल दिया, साथ हमने नमक, काली मिर्च और कुटी हुई मिर्च डाल दी। और अब थोड़ा सा ये थोड़ा सा कुक होगा तो हम लेमन जूस डाल देंगे और साथ हम क्रीम डाल देंगे। और देखिए क्योंकि चिकन स्ट्रिप्स है ना, जी, तो ये बहुत जल्दी कुक हो बहुत जल्दी जाएंगे कुक हो और जाती ऊपर है। से ब्रेस्ट मीट है। हाँ जी। तो इस चीज़ का ख्याल रखना कि रबड़ की तरह सख्त ना हो। नहीं, ये चूई हो जाएंगे अगर ज़्यादा कुक किया। बिल्कुल, हाँ जी। बिल्कुल। और उसके बाद हम जो है अपने बंस को जो है वो सेंटर से 2 करेंगे और उसको फिर अच्छा, ये देखें ना, अब आपको जैसे कि ये स्लाइडर बंस आपको बड़े आराम से मार्केट में मिल जाते हैं। जी, जी। कटे हुए भी मिलते हैं, अनकट भी मिलते हैं। आपके ऊपर डिपेंड करता है कि आप क्या करें। बीच में से आपने बस इसको स्लाइस कर लेना है। जी, इसमें हम लगाएंगे पहले मक्खन, फिर मायो लगाएंगे और उसके बाद ये हम अपना चिकन रखेंगे और चीज़ स्लाइस रखेंगे और फिर इसको हम थोड़ा दम दे देंगे। मतलब आप या बेकिंग में ट्रे में बेक कर लें या इसको चूल्हे के ऊपर ही कर लें, वो चीज़ मेल्ट हो जाएगी आपकी और आप और वैसे तो अगर आप इसमें गरम गरम डालेंगे ना, ये बाय द वे ये मुझे कुक होने के करीब ही लग रहा है। जी नहीं, हल्का सा इसको हम करेंगे ताकि हमारे बन भी जो है ना टोस्ट हो जाएंगे। ठीक है, तो हाँ मैं अब जी। ये डाल रही हूँ लेमन जूस, लेमन क्योंकि जूस डाल दें। जैसे कि मैंने आपको बताया व्यूअर्स, इतना टाइम नहीं लगता चिकन स्ट्रिप्स को। तो आप देखें, अगर बच्चे एकदम से कहते हैं अम्मी जी बर्गर खाना है, तो आपके पास ये एक बहुत ही बेहतरीन ऑप्शन है इन टर्म्स ऑफ
making ये मेरी बेटी को burger। इतने पसंद है वो कहेगी रोज़ ही बना लें, बहुत मज़े के लगते हैं। मज़े के लगते हैं और ज़रा सी डिफरेंट चीज़ भी हो जाती है, राइट। और विद चीज़ उसका फ्लेवर वैसे ही बड़ा जी। मज़े का हो जाता है। सो आप जैसे काम कर रहे हैं साथ साथ आपने ये चीज़ें रेडी कर दी। मैं तो हमेशा यही करती हूँ कि जब बर्गर, स्लाइडर्स, सैंडविचेस कोई भी बनाने हैं, जो भी चीज़ें लगानी होती हैं ब्रेड पे, वो मैं लगा के ना अपने आप को क्लियर कर ली। जी बस ये देखना है कि दोनों साइडें जो है ना उनमें इतना इतना मार्जिन हो हाँ जी। कि वो टूटे ना। टूटे ना। हाँ ये ले। बस बंद आपके फ्रेश होने चाहिए। हाँ मेन जो है हमारा जो अच्छा जी, अब मुझे इसका बताइए कि बस मैं इसका पानी ड्राई होगा तो फिर हम क्रीम डाल देंगे। फिर क्रीम डाल जी। देंगे। आप अपना और मैं प्याज अपना- भी डालने हैं इसी के अंदर? जी प्याज एंड में डालेंगे, उसको हमने मिक्स नहीं करना, एंड में डालेंगे जब ये डालेंगे इसमें उसके टॉस करने हैं, जी, ठीक है। जी, जी। और बाय द वे आप इसके अंदर शिमला मिर्च भी डाल सकते हैं। जी। आपने प्याज डाल दिए, शिमला मिर्च डाल दी, थोड़ी सी आपने वेजिटेबल्स डाल दी तो बड़ा मज़े का हो जाता है। जी। हाँ एक चीज़ मैं ज़रूर कहूँगी कि खीरा अगर आपने डालना है तो फिर खीरा डाल के बेक ना करें। हाँ जी, उससे Right? वो पानी निकल आएगा उसका पानी हाँ निकल जी, आता हाँ है। जी। सो वो आपने एक दफ़ा बेक बुक कर लिया, एंड में आपने खीरे उसमें लगा लिए आफ्टरवर्ड्स। बट जस्ट विद अनियंस एंड ये एंड चीज़ भी बड़े मज़े का फ्लेवर आ जाता है। बिल्कुल। शिमला मिर्च से ज़रा फ्लेवर उसका डिफरेंट हो जाएगा हल्का सा। अच्छा और दम हमने कोयले का कब देना है वो? जी कोयले का जब ये हमारा कुक हो जाएगा उस वक्त हम कोयले का दम दे के चूल्हा बंद कर देंगे। वैसे मैं एक बात बताऊं, जब तक ये पानी ड्राई हो रहा है ना हम कोयले का दम भी दे सकते हैं। चलें ठीक क्या है। कहती हैं आप? दे दें ताकि वो साथ साथ ही ना साथ साथ हो हमारी जाए। चीज़ें हो जाएं। ये हमने फॉइल पेपर रखा, ये हमने ये रखा, इस पे हमने थोड़ा सा ऑयल डाला और ये थोड़ा सा इसमें ऑयल डालेंगे, एक मतलब टीस्पून के करीब। ये लीजिए। अब ये आपने इसको कवर कर दिया। लिटरली फ्यू मिनट्स के अंदर फ्यू मिनट्स क्या, ये 30 सेकंड के अंदर उसके अंदर फ्लेवर उसका चला जाता है। ये लीजिए। और यहाँ पे हम स्लाइडर्स, तो फिर हम उसको क्या करेंगे, किसी चीज़ से कवर करेंगे? जी जी इससे कवर करेंगे। मैंने कहा हाँ। थोड़ा सा इसको मैं ना टोस्ट कर लूँ बंद को। हमारा भी यहाँ पे ये देखें ना, कोयले की जो स्टीम है उससे बड़े मज़े का उसके अंदर फ्लेवर आ गया। जी, बिल्कुल। साइमल्टेनियसली आप चीज़ें करें, जब तक आप ये रेडी करें, लिटरली व्यूअर्स आपसे गप लगाते लगाते हम आपको हमारा ये ये पूरी चीज़ ready रेडी हो करके गया। दिखाएंगे। तो पॉइंट इज़ अच्छे ऑर्गेनाइज तरीके से बंदा अगर काम करता है ना तो फिर कोई इशू भी नहीं होता। ठीक है, ये अब मैं निकाल रही हूँ। हमें आपको कोयले की स्टीम भी मिल गई। ये पकड़ो। ये वाला कोला बचाइएगा नहीं, मैं दूसरे को दे देती हूँ। हमारे कबाबों का भी है ना नेक्स्ट, तो मैंने हाँ तो जी, उसको दे ये देती कोयला हूँ। हम आगे जाके किसी और चीज़ के लिए भी यूटिलाइज कर सकते कीमा। हैं। अच्छा ये हो गया हमारा, ठीक है। और यहाँ पे हम फिर ये देखें ना, साथ ही इसका जो है वो काफ़ी हद तक पानी ड्राई हो गया। सो हर चीज़ कलेक्टिवली और मिक्स करके आप करेंगे तो आपकी चीज़ें बड़े मज़े की रेडी हो जाएंगी। अच्छा कुछ लोग क्या करते हैं, वो क्रीम चीज़ भी थोड़ी सी डाल देते हैं। मैंने इसमें थोड़ी मायो डाल दी है। मेयो डालिए। बस अब मैं इसको बंद करने लगी हूँ। नहीं, इसको डाल दे। पकना है इसको? ज़रा सा हाँ जी कुक होगा। बिल्कुल सही है, क्योंकि उसका भी तो फिर पानी निकलेगा। जी जी और ये एक ढक्कन मैंने, हाँ ये हमारा इसको थोड़ा मिक्स कर लें। जी, आपने अपने वो रेडी कर दी जी जी बंस। जी ये देखें ना, अब वो मलाई चिकन वाला एलिमेंट इसके अंदर आ गया। ये आपकी मलाई चिकन स्लाइडर जी बेसिकली बिल्कुल। 90%। अब मैं इसके ऊपर क्या करूं? इसके ऊपर ये थोड़ा सा पानी ड्राई हो तो हम अनियन डाल देंगे। फिर हम इसमें जी हमने अनियन को इतना कुक नहीं करना। अनियन को तो कुक करना ही नहीं हाँ है, वो जी। बस डाल के हमने चूल्हा बंद कर देना है ताकि वो उसके अंदर मिक्स हो जाए। क्योंकि वो थोड़ा सा क्रीम की वजह से थिक हो जाता है तो आपको एक बड़ी सॉसी किस्म की ना चिकन मिल जाती है, उसका अपना एक मज़ा है। बस मैं अब रोक रही हूँ कि देखें ना, थोड़ा सा सॉसी रहेगा तो मज़े का होगा। चले ठीक है, ये वैसे भी ड्राई हो जाएगा। अनियन हाँ। डाल दें। अब मैं इसमें अनियन डाल के चूल्हा मैंने बंद बंद दें। कर दिया। इसको थोड़ा कवर कर दें तो कैसी स्टीम में अनियन हो जाए हमारे। नहीं वो फिर पानी उसमें आ जाएगा ना। चलें फिर रहने दें, ठीक है। देखिए अनियन तो हमने, हाँ। आपने जैसे कि कहा कि कुक जी। नहीं उस तरह से करना, तो हमने उसको इतना नहीं सॉफ्ट करना। कवर करेंगे तो उसका और पानी निकल आएगा। तो ये ले, ग्रेवी हमारी रेडी हो गई है। मतलब आपने जो चिकन बीच में का, लगाना है उसके, वो आपका तैयार है। और बाय द वे क्योंकि अभी तो ये गरम गरम ही है जी
तो हम अच्छा चीज़ हम नहीं ऊपर डालेंगे, कहाँ पे? जब पहले चिकन डाल लेंगे उसके बाद चीज़ डालेंगे। हाँ जी, तो मैं सिर्फ ये साथ साथ तैयार कर रही हूँ। अच्छा, तो हम अब डाल दें ऊपर चिकन? जी डाल दें। कौन से पे डालूं? ये इस पर डालें। ये हमारी एक चम्मच में देती हूँ। ये देखिए, ये देखिए, एक सेकंड जी, एक सेकंड, आप चम्मच अगर उधर कर लें, थैंक यू। लाइए, हाँ जी। सो ये हमारा चिकन स्लाइडर की फिलिंग रेडी है। फिलिंग की रेडी हो गई। ये आपकी चीज़ अब इसके ऊपर आपने डाल दी जी, और बेसिकली हाफ आपके करके डाल। स्लाइडर्स जो हाँ हैं जी, वो बिल्कुल रेडी। तैयार। बस इसको हम दम पे लगाएंगे थोड़ा, और मतलब बाय द वे, अगर आप इतना गरम गरम उसके ऊपर डाल रहे हैं तो आपको दम पे इसको लगाने की ज़रूरत भी नहीं है, क्योंकि वो खुद ही मेल्ट हो जाएगा। डिपेंड करता है ना आप कितनी देर में उसको रेडी करते हैं। ये देखें, आपको सिर्फ व्यूअर्स ये ऑनर दिखाने का पॉइंट होता है कि आप लोग अंडरस्टैंड करें कि ये इन चीज़ों को इतना टाइम लगता नहीं है अगर आप इसको तरीके से अपने टाइम की मैनेजमेंट कर लें। बिल्कुल। और ये ना तो कोई इतना टाइम कंज्यूमिंग चीज़ है। अच्छा, यहाँ पे जो हम बाय द वे पेट्स की बात कर रहे थे, अभी हम ब्रेक की तरफ बढ़ेंगे और हमने इसी तरह पेट्स के बारे में अपनी डिस्कशन को कंटिन्यू करना है, रेबीज़ पे बात करेंगे। लेकिन आपको पता है कि व्यूअर्स, बहुत से लोग अपने पेट्स का खाना तक घरों में खुद तैयार करते हैं और बड़ा अच्छा और बड़ा म्यारी खाना। अब ये ढक्कन दे दूँ उसके ऊपर? हाँ जी, दे ढक्कन इसका ढक्कन दे देते हैं। ये लीजिए जी, अब आपके ये कवर भी हो गए और आपसे बातें करते करते ही 4 स्लाइडर हमने ये आपके रेडी कर दिए। और ओ नहीं, ये तो गलत वाला कवर लग गया। कोई बात नहीं, इसको ऊपर कर देते हैं। नहीं हाँ, नहीं, एक ये आपके हाथ में है। मेरे हाथ में है। हाँ जी, उसी की बेस कहाँ गई? अच्छा ठीक है। तो ये हमारे स्लाइडर्स भी तैयार हो गए। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो पेट्स की बात करेंगे, स्पेसिफिकली बात करेंगे रेबीज़ की, और उसके अलावा पार्वो। इसके बारे में आजकल बड़ी बात हो रही है कि जी अपने जानवरों को बड़ा सेफ रखें, पार्वो फिर फैला हुआ है। तो ये क्या चीज़ है, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। ब्रेक के बाद हमें ज्वाइन किया है हमारी बहुत ही प्यारी और इतनी पॉपुलर के लोगों ने कहा इनको फिर बुलाएं और इनसे और सवाल पूछें। हमारे साथ वेटनरी डॉक्टर यानी कि वेट यानी कि जानवरों की जो डॉक्टर होती हैं वो हमारे साथ हैं, डॉक्टर हुमैरा अहमद खान। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। बताना पड़ता है ना, कोई फ़ोन करके ये ना कह दे कि मेरी गोडे में पीड़ हो रही है तो मैं क्या करूं, तो वो आप बता तो देंगी लेकिन बंदा नहीं है। बिल्कुल नहीं। हाँ, उनकी बिल्ली भी कुत्ते को या चिड़िया को कोई मसला हो रहा है तो हम उस पर डिस्कशन कर सकते हैं। हाँ जी। अच्छा, सो मेरा सवाल ये है आपसे सबसे पहले तो डॉक्टर साहिबा, वैसे तो मैंने 2-3 आपके साथ टॉपिक्स टच अपॉन करने हैं। आपके आने से पहले बड़ी लंबी बात मैंने ऑन एयर भी की, शेफ नूर ने भी कहा कि भाई जानवर तब रखें अगर रख सकते हैं, जो आपने भी पहली बार एक पैगाम दिया था, रख सकते हैं, जिम्मेदारी उठा सकते हैं तो उठाएं वरना मत रखें। जैसे इंसानों को बीमारियाँ होती हैं उस तरह जानवरों को भी होती हैं। हमारे यहाँ जैसे अल्लाह माफ़ी दे कैंसर और बहुत सी ऐसी बीमारियाँ हैं जो मतलब जैसे हेपेटाइटिस है, हेपेटाइटिस एक दूसरे से लग भी जाता है और एक जानलेवा बीमारी है। कैंसर एक दूसरे से लगता नहीं है बट मौरूसी होता है। सो जानवरों के भी मसाइल होते हैं। रेबीज़ क्या चीज़ है? बिल्कुल, रेबीज़ एक जानलेवा बीमारी है इन सिंपल वर्ड्स, लेकिन वो एक वायरल डिजीज़ है, एक वायरस की वजह से होती है। और रेबीज़ एक ऐसा वायरस है जो डायरेक्टली जाके हमारे ब्रेन और नर्व्स को डैमेज करता है, जिसकी वजह से जो हमें नॉर्मली हम क्लिनिकल साइंस देखते हैं कि एग्रेशन हो गया एक डॉग में, जो बदनाम तरीन हमारे मासूम डॉग्स हैं कि वही सिर्फ रेबीज़ करते हैं ट्रांसफ़र, तो उनकी हम ये कहते हैं कि एग्रेसिव डॉग है तो जी उसको अवॉइड करें। और दूसरा कि जी वो वाटर से डरते हैं, फियर और पैरालिसिस और इस तरह की कंडीशंस। लेकिन हम ये भी भूल जाते हैं कई दफ़ा कि हम इक्वली उसको कैरी करते हैं रेबीज़ को एज ह्यूमंस। ये एक ऐसी बीमारी है जो जानवरों में, सारे जो वार्म ब्लडेड एनिमल्स हैं, मैमल्स हैं, उन सब में होती है इंक्लूडिंग ह्यूमंस। और ये भी एक आप कह सकते हैं, बट इंसान को लगता तो जानवर से है। बिल्कुल बिल्कुल, मतलब ये नहीं है कि इंसानों को इंसानों से लग रहा है, लग सकता है, ये बात नहीं हमें पता, लेकिन पहुंचती ये ओके। सवाल ये है जी, जैसे कैंसर जानवर में भी होता है, इंसान में भी होता है, बिल्कुल। लेकिन अगर एक जानवर इंसान को काटेगा तो
उसका कैंसर दूसरे इंसान को नहीं हो सकता, जी। लेकिन रेबीज वाला जानवर अगर इंसान को काटेगा तो इंसान को रेबीज हो जाएगी। बिल्कुल। तो अगर इंसान को रेबीज है तो वो कैसे ट्रांसमिट करे? सिलाइवा से। बेसिकली काटना प्रॉब्लम नहीं है, ये भी एक मिसकंसेप्शन है कि सिर्फ काटने से रेबीज ट्रांसफर होगा। रेबीज सिलाइवा से ट्रांसफर होता है। एक ऐसा एनिमल जो कैरी कर रहा है रेबीज, एक एनिमल विदाउट एनी क्लिनिकल साइंस 3 महीने तक एक्टिवली रेबीज को कैरी कर सकता है अपने अंदर विदाउट खुद को उसको प्रॉब्लम हुए। और वो अगर फॉर एग्जांपल आपको लिक कर गया प्यार से, बाहर आप एनिमल को फीड करते हैं। पिछले दिनों एक काऊ का भी सुना था, एक गाय ने Exactly. इंसान को रेबीज कर दी। यस, उसकी डेथ हुई तो है काऊ कराची में। बेचारी कौन सी चक्कियां काटती है? नहीं, इस तरह है कि उसके भी सिलाइवा में, क्योंकि सिलाइवा में प्रॉब्लम हुआ वो बाइट से ही है। एक अभी कुछ अर्सा पहले भी केस गुजरात साइड पे हुआ बट रिकॉर्डेड नहीं होते। कराची में जुलाई में ये केस हुआ है, काऊ वाला जिसको आप रेफर कर रही हैं। उसमें एनिमल के जो ओनर था वो उसको मिल्किंग करने गया, उसको टेक केयर करने गया और कुछ अर्सा पहले उसको बाइट हो गया था किसी डॉग से। उसके एक्टिव सलाइवा ने हाथ पे अगर हमारे जख्म है, स्क्रैच है, कोई ओपन वूंड है, या हम अगर इंजेस्ट कर सकते हैं सलाइवा, तो इस वजह से ये प्रॉब्लम जो है वो इंक्रीज होता है और रेबीज इस तरह से फैलता है। सलाइवा इज द मेन कल्प्रिट। साथ बैठने से नहीं होगा, आप किसी एनिमल के साथ बैठने से नहीं होगा, प्यार करने से नहीं होगा। बच के क्या इसके कोई हिफाजती टीके हैं? जी बिल्कुल बिल्कुल। रेबीज एक वाहिद ऐसी डिजीज है, आप कह सकते हैं इन प्रॉब्लमेटिक फैटल डिजीजेज में कि 100% फैटल तो है बट 100% प्रिवेंटेबल भी है। अच्छा, नॉट क्योरेबल, प्रिवेंटेबल। अब शुरू से बताएं मुझे किस तरह? अब इस तरह होता है कि हम लोग फॉर एग्जांपल, मैं एक वेटनरी डॉक्टर हूँ, मैंने क्लिनिक पे काम करना है, मैं आप कह सकते हैं कि मैं ज़्यादा एक्सपोज्ड हूँ इस टाइप के प्रॉब्लम से, तो हम अपनी एनुअली प्री एक्सपोजर वैक्सीन करवाते हैं कि पहले से हम करवा लें, और अगर खुदा ना खास्ता कल को कुछ होगा फिर हम उसके बाद हमने पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन करवानी होती है। अब जो ह्यूमन है, नॉर्मल एक आवाम है, हमारी पॉपुलेशन है, उसका ये रूल है कि फॉर एग्जांपल आपको किसी एनिमल ने काट लिया, अब जैसे मेरे घर में माशाल्लाह आपके घर में जानवर बहुत हैं, अब मेरे घर में 4 बिल्लियां हैं, 5 कुत्ते हैं, 4 बर्ड्स हैं, खरगोश है, तो मैं भी क्या ये लगवाऊं? आपने एनिमल्स अपने अगर वैक्सीनेट करवाए हुए हैं, देन यू चिड़ियों के अलावा बिल्कुल तब तक जरूरत नहीं है, चिड़ियों को होगा भी नहीं वो, जब तब तक आपको जरूरत नहीं है जब तक आपको कोई स्क्रैच या बाइट ना हो और ये सस्पेक्ट ना हो कि आपका जो पेट है वो कहीं बाहर गया था, उसका कांटेक्ट बाहर के एनवायरनमेंट से हुआ है, कहीं पर कोई एनिमल ने वॉमिट की हुई हो, कोई सिलाइवा पड़ा हो इन्फेक्टेड एनिमल का, कोई उसका कारकास जो उनकी मींस रिमेन्स डॉग्स की तो बहुत आदत होती है ना, बिल्लियां भी सूंघती हैं और चीजें करती हैं, लेकिन कुत्तों को जब हम बाहर वॉक पे लेके जाते हैं, मैंने आपको बताया था लास्ट टाइम कि बहुत बुरा वाकया हुआ था कि ये जिस तरह आजकल भी सुनने में आ रहा है कि पार्वो या क्या है, पार्वो या जी पार्वो है और पैनल्यूकोपिनिया कैट्स का जी। तो वो एक बीमारी बहुत आजकल भी फैली हुई है, ये ही फैली हुई थी कोई 3 साल पहले, आपको याद होगा। तो हाँ 3 साल पहले तो मेरे सारे डॉग्स की डेथ हो गई और एक एक करके वो मेरे सामने फौत हुए और इट वाज वन ऑफ दोस थिंग्स वेयर हम कुछ नहीं कर पाए, ब्लड ट्रांसफ्यूजन्स की, वैक्सीनेशन, हर चीज करने की कोशिश की। बिल्कुल। अब मसला ये है कि हम तो अपनी तरफ से हर साल टीका लगवा लेते थे बट टीके भी सही नहीं आ रहे। असल में जानवरों को कोई खाते में नहीं लगता किसी चीज के हमारे मुल्क में। बिल्कुल। अब जबकि मवेशी जो हैं उन्हीं की वजह से तो हमारी इकोनॉमी चलती है एग्रीकल्चर के पॉइंट ऑफ व्यू से। एग्जैक्टली। और हमारे लाइफ स्टॉक में नॉर्मली रेबीज का इंजेक्शन नहीं लगवाते प्रिवेंटेबल तौर पे। ये जो काउज हैं, हॉर्सेस हैं, गोट्स हैं, शीप है, कभी भी इस तरफ सोचा भी नहीं गया। अब जब ये केस आया है उसके बाद चाहिए था ना लोगों को कि एटलीस्ट अपनी काउज को प्री एक्सपोजर लगाए, वैक्सीन करवाएं, किसी ने अभी तक सोचा भी नहीं है इस तरफ। हालांकि एक इंसानी जान गई है, जान तो जान है ना, एक जान गई है, लेकिन इस तरफ नहीं। अभी कुछ अर्सा पहले आपने शायद सुना हो एक कबड्डी प्लेयर, इंटरनेशनल एथलीट जो हैं इंडियन, उनकी डेथ हुई है। ही वाज जस्ट 22 ईयर्स ओल्ड। और क्यों हुई है? वो सिर्फ एक मासूम पपी को सेव कर रहे थे, उसको रेस्क्यू कर रहे थे और सिर्फ एक स्क्रैच लगने से उन्होंने इग्नोर किया उसको और वो एनिमल रेबीज कैरी कर रहा था। एक पपी, उसको मतलब मैं भी करती हूँ रेस्क्यू, बाहर से सब कुछ करते हैं, बट हम सबसे पहले कोशिश करते हैं कि अपनी सेफ्टी करें, उनको खाना दें, उनका ख्याल करें, बट अपनी सेफ्टी इज़ वेरी मच नेसेसरी। और अगर आपको स्क्रैच लग गया है तो फिर आप प्रॉपर जो प्रोटोकॉल है उसको फॉलो करेंगे, आप अपने डॉक्टर के पास जाएंगे, आप पोस्ट एक्सपोजर वैक्सीन लगवाएंगे। और अगर आपका ज़्यादा डीप वुंड है तो एक्सपोजर वैक्सीन के साथ एक इम्यूनोग्लोबुलिन्स होते हैं, वो लगवाएंगे। हाँ, फिर आपकी वही वाली बात है कि क्या हमारे पास वो अवेलेबल हैं भी सही चीज़ें कि नहीं,
और क्या हर वक्त अवेलेबल होती हैं कि नहीं होती हमारे हॉस्पिटल्स में? तो जब आप पेट लेते हैं, जैसे जी। कि मैंने अगर बिल्ली का बच्चा लिया और वो जी। बिल्ली का बच्चा मैं आपके पास लेके आती जी। हूँ, अब उस बिल्ली के बच्चे की क्या क्या वैक्सीन होनी ज़रूरी है? जी, सबसे पहले कोर वैक्सीन बिल्ली का बच्चा या कुत्ते का बच्चा, छोटा सा ज़्यादातर तो बच्चा, लोग हाँ। घरों में इन्हीं से होता है ना, बिल्कुल। रेबीज का और पार्वो का इशू। बिल्कुल हाँ। बिल्कुल। एक और अब यहाँ- खरगोश भी आई थिंक। जी, मैमल्स जितने हैं उनको होता है, थोड़ा सा है रॉडेंट्स का, बट ऐसे अभी तक कोई रिपोर्ट्स इस तरह की नहीं हमारे कंट्री में हुई। अब इस तरह है कि हमारी जो किटन है, वैक्सीन सारी एज स्पेसिफिक होती हैं, जैसे ह्यूमन बेबीज में होती है। एज एक स्पेसिफिक टाइम आएगा, उस पर आपने स्पेसिफिक वैक्सीन करवानी है। अगर आप 2 महीने के बच्चा लेकर आई हैं, किटन को लेकर आई हैं, तो आपने सबसे पहले कोर वैक्सीन करवानी है, जिसमें पैनलुकोपीनिया, कैलिसी और हेरपिस वायरस है। जब वो 3 महीने का हो जाएगा तो फिर उसको रेबीज की शॉट लगेगी। सही। अब हमारा एक मिसकंसेप्शन लोगों में आता है, एज ए वेटनरी डॉक्टर, एज ए क्लिनिशियन, हम ये फेस करते हैं, एक शॉट लगवा के चले जाते हैं, इम्यूनिटी पूरी नहीं होती, 21 दिन बाद उसका बूस्टर नहीं लगवाते, आके कहते हैं हमने तो लगवा लिया था, क्यों हमारे एनिमल की डेथ हो गई? हमने तो करवा ली थी वैक्सीन। अब देखिए ना, जिस तरह बिल्कुल। नॉर्मल इंसान में भी व्यूअर्स, जैसे पोलियो है, पोलियो के कतरे बार बार दिए जाते हैं क्योंकि वो एक Exactly. रिक्वायरमेंट है। जी। उसी तरह कुछ इंजेक्शन होते हैं जो पैदाइश पे लगते हैं, जी, फिर 6 हफ्ते फिर 6 हफ्ते बाद जी, लगते हैं, बिल्कुल, बिल्कुल। फिर उसके कुछ माह के बाद लगते हाँ हैं, जी। तो वो तो आपने लगाने हैं। बिल्कुल बिल्कुल। यही तो बात है ना व्यूअर्स, के जानवर अगर रखना है तो उसका हक उससे- पूरा करें, बिल्कुल। उसका हक पूरा करें और हाँ जो जी। रिक्वायरमेंट्स हैं उनको तो कम से कम पूरा करें ना। हमारे यहाँ सबसे बड़ा प्रॉब्लम है कि हम रिक्वायरमेंट्स नहीं पूरी करते। बिल्कुल बिल्कुल। अब मेरे घर के जानवर हैं और हमारे नेबर्स हैं, उनका बच्चा प्यार करता है उनको आके, और ये एक रियलिटी है। और वो परेशान इसलिए कि जी इनको रेबीज ना हो जाए हमारे बच्चों को। भाई वैक्सीनेटेड हैं, आई नो दैट, मेरे अपने भी घर में बच्चे हैं। तो अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, और वो जो बच्चे हैं वो भी तो बच्चे ही हैं ना आपके। अच्छा, लेकिन लोग रोड से भी तो जानवर उठा के ले बिल्कुल। आते हैं ना कि ये हमने पेट रख लिया। बिल्कुल। स्ट्रीट एनिमल में और घर के पालतू जानवर में थोड़ा सा फर्क तो होता है। कैरेक्टर वाइज फर्क होता है, जानवर दोनों ही जानवर हैं। नहीं, हाँ जी, मैं हाँ एक जी। क्लैरिटी देना चाह रही हूँ, बिल्कुल, लोग बिल्कुल, उठा के ले Yes, आते हैं yes, और फिर yes. वेट पे भी नहीं लेके जाते ना। ये गलत मैं है। ये बात करना Yes, चाह yes, रही हूँ। yes, yes, yes. देखिए, जैसे कि अगर मेरे घर में बिल्ली के बच्चे हुए हैं और मैंने वो बिल्ली के बच्चे आगे किसी को दे दिए, या मैं ब्रीडर हूँ, तो उसमें काफ़ी हद तक ये तो होता है कि भाई इनिशियल के टीके और 2-4 चीज़ें हो गई होती हैं जब तक आपके पास जानवर बिल्कुल आता है, मैम, जी। और अगर नहीं आता तो वो आपको बता देते हैं, तो आप फिर उसको उस हिसाब से मैनेज करते हैं। जो आप रोड से उठाएंगे उसकी तो कोई भी नहीं हुई भी ना, इम्यूनाइजेशन कुछ भी नहीं हुआ कुछ हुआ। भी नहीं, कुछ भी नहीं। सो आपको जीरो से उसके साथ स्टार्ट करना है, बिल्कुल। और उसको तो सबसे पहले वेट पे लेके जाना है। क्योंकि वो ज्यादा एक्सपोज लोग घर पे ले जाते हैं, सबसे पहले डॉक्टर पे नहीं लेके जाते। नहीं, हो ही नहीं सकता। जब तक उस मासूम को इतनी तकलीफ ना हो जाए कि वो गिर जाए और सांसें बस एंड पे ले रहा हो, तब तक वो वेट के पास नहीं लाते। तो ये एक बहुत बड़ा प्रॉब्लम है। अब हम रेस्क्यूअर्स हैं, या अगर मैं खुद भी करती हूँ रेस्क्यू, आजकल मेरे घर में पपी एक और एक किटन आए हुए हैं, बारिशों के दिनों में बस आ गए कहीं से, तो दे आर आवर पार्ट ऑफ फैमिली नाउ। तो अब उनकी सबसे पहले वैक्सीन करना इसलिए भी इम्पॉर्टेंट थी, मेरे घर में और एनिमल्स हैं, मैं खुद हूँ, मेरी बच्ची है घर में, और उसकी अपनी हेल्थ जो एनिमल है, क्योंकि वो बाहर से आए हैं, हमें नहीं पता किस एनवायरनमेंट से आए हैं, किस चीज़ से गुजर के आए हैं, क्या क्या प्रॉब्लम्स उनके साथ हुई हैं, क्या किसी डॉग ने बाइट कर लिया हो, कैट्स की आपस में लड़ाई हो गई हो। ये भी एक मिसकंसेप्शन है हम लोगों ने। मैंने बड़ा एक एरिया में आजकल मैं देख रही हूँ, कैट्स को बेतहाशा पाला जा रहा है और डॉग्स की शूटिंग की जा रही है, हालांकि मना भी कर दिया गया है, फिर भी डॉग्स को शूट किया जाता है या जहर खिला दिया जाता है। हालांकि और रेबीज तो दोनों उसके ट्रांसफर बरक्स कर रहे हैं। अगर आप हाँ टर्की जी। देखें, जी जी, आप इस्तांबुल जाएं तो हर तरफ, हर जी। कोने, हर नुक्कड़ में बिल्लियों के लिए, जानवरों के लिए उन्होंने सिक्योरिटी के लिए चीज़ें अरेंज की हुई हैं कि उनके पास सोने की जगह हो। लोगों ने डब्बे रखे हुए हैं जिनके अंदर उन्होंने ब्लैंकेट्स रखी हुई हैं, ताकि अगर कोई जानवर जो है उसको आसरा चाहिए या सहारा चाहिए तो उसको वहाँ पे मिल जाए। खाना रखा हुआ होता है, पानी रखा हुआ होता है। एक वो जगह है जहाँ पे इतना जानवरों से प्यार किया जाता है, और एक हम हैं कि गोलियां मार रहे हैं, जहर फेंक रहे हैं बाहर। ब्रेक की तरफ जाएंगे, ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो जानवरों के तहफ़्फ़ुज़ की बात करेंगे, और साथ में अगर जानवर रखने हैं तो अपने तहफ़्फ़ुज़ के पॉइंट ऑफ व्यू से किन चीज़ों का ख्याल रखना है, ये हम डिस्कस करेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक फ्रॉम द ब्रेक व्यूअर्स। बहुत ही प्यारी सी हमारी लाडो रानी डॉक्टर हुमैरा अहमद खान हमारे साथ हैं, वेटरनरी डॉक्टर हैं। अभी हमने कुछ देर पहले बात की ब्रेक से पहले डॉक्टर साहिबा रेबीज़ की भी और ये जो बीमारियाँ हैं। मुझे एक बात बताएं,
आपके जानवर को कोई बीमारी है, अब हम बात कर रहे हैं मैमल्स की, कुत्तों की, बिल्लियों की, इवन खरगोश की, क्योंकि ज़्यादातर यही होते हैं, कछुए और मछलियाँ और वो रेप्टाइल्स में आ जाते हैं। चरिंद परिंद की बात करें तो आपकी बर्ड्स वगैरह आ जाती हैं, उनके मुख्तलिफ। बट अगर हम उन जानवरों की बात करें जो ज़्यादातर बिल्ली, कुत्ता, खरगोश, तो कौन सी ऐसी इंडिकेटर्स हैं जिसका मतलब है कि फ़ौरन डॉक्टर पे लेके जाओ? जैसे छोटे बच्चों में होता है कि बच्चा अगर ढीला पड़ा हुआ है, उसको बुखार बार बार चढ़ रहा है, तो जानवरों का कैसे पता चलेगा? बिल्कुल, सबसे पहले तो ये कि वो आइसोलेशन में चले जाते हैं, चुप करके कोने में बैठ जाते हैं जैसे ह्यूमन के बच्चे हैं। सेकेंडली, खाना पीना बंद कर देते हैं। थर्ड, वॉमिट्स हो रही हैं, डायरियाज हो रही हैं, छींकें आ रही हैं, कफ हो रही है, आंखों से डिस्चार्ज, मुंह से डिस्चार्ज, नाक से डिस्चार्ज, कानों में गंद पड़ जाना, ये फर्स्ट इंडिकेटर्स होते हैं। खाना बिल्कुल छोड़ देता है एनिमल। अच्छा, ये मेरे लियो के साथ हुआ था, उसको जब सडन किडनी इंजरी हुई थी। ओके जी, SKI जिसको हुई थी, तो जब उसको सडन किडनी इंजरी होती है ना, जी, एक्यूट किडनी डिजीज, हाँ, उसका एकदम से ना कुछ उसको हुआ, और मुझे फिर बाद में पता चला कि पर्शियन कैट्स को होता है। मुझे कैसे पता चला? मैं मैंने अभी बता रही थी व्यूअर्स कि सुबह मैं अपना कमरा भी खोलती नहीं हूँ तो लियो और टाइनी भागते हुए अंदर आते हैं, क्योंकि मैं कमरा बहुत ठंडा करती हूँ सोते हुए। तो मुझे डॉक्टर ने भी मना किया कि आप जिस टेम्परेचर पर सोती हैं, ये आपकी बिल्लियाँ बीमार हो जाएंगी। सो उनके लिए दूसरे जो मेरे हस्बैंड का स्टडी है, वहाँ पे उनके लिए हल्का AC चला के वो सारे जो रंग बिरंगे जानवर हैं वो वहाँ पे जाते हैं। अच्छा, लियो मेरे कमरे के बाहर बिल्कुल, अगर ये मेरा दरवाज़ा है तो दरवाज़ा इस तरह करके खुलता है, तो एक दरवाज़ा साइड का छोटा बंद रहता है, उस दरवाजे के साथ वो लेटा हुआ था। अब टाइनी भागती हुई अंदर आई, लियो ना हिले। मैं गई हूँ, मैंने उसको प्यार किया, मैंने उसको गोदी में उठाया, मैंने जैसे ही उसको अपने करीब किया तो एक तो मुझे वो वार्म लगा, दूसरी बात उसका पेट सख्त पत्थर की तरह, एग्जैक्टली, वो जो कहते हैं ना पंजाबी में, मेरा त्रा ही निकल गया। मैंने कहा ये इसको क्या हुआ, ये पत्थर की तरह क्यों है इसका जिस्म? मैं समझी कॉन्स्टिपेशन। डॉक्टर पे भागी, अल्लाह का बड़ा करम हुआ कि डॉक्टर साहिबा वो राइट टाइम पे पकड़ा गया, क्योंकि उसको जो भी हुआ था वो कुछ घंटे पहले हुआ था। वो यही कहा कि 24 घंटे हो जाए तो यूजुअली द ब्लैडर बर्स्ट, क्योंकि यूरिन रिटेंशन हो जाती है। लेके गए, ब्लैडर उसका खाली किया, फिर उसको वो जो ब्लॉकेज थी उसको निकाला। 10 दिन डॉक्टर साहिबा सूली पे मैं लटकी हुई थी कि इसका क्या होगा। और अगर उस दिन मैंने ना ऑब्जर्व किया होता, मैं बार बार सोचती हूँ, मैंने ना नोट किया होता, बिल्कुल, अक्सर होता है ना बंदा काम पे निकलो, बिल्लियाँ आ गई अंदर, बंदे वो नहीं आया, वो लेटा होता, मैंने कहा इसके मूड को पता नहीं क्या हुआ है। बट क्योंकि लियो सबसे पहले आके मेरी नाक से नाक जोड़ता है, मैंने कहा क्या हुआ है, तो पता चला कि उसको ये, बट ना पता चलता तो he would have died। बिल्कुल, हम लोगों को शौक तो है रखने का, लेकिन वो ये चीज़ों की केयर नहीं करते। ये बेसिक कुछ गाइडेंस है कि आपका फॉर एग्जांपल एक ह्यूमन बेबी है, वो चुप करके कोने में बैठे, तो आप ऑब्वियसली पूछेंगे ना उससे, वो तो बता सकता है। वो मासूम कैसे बताएंगे जो बोल ही नहीं सकते, वो तो इनोसेंट है। उनको फ़ौरन डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए। और एक जो हमारा इशू आता है एज ए वेटरिनेरियन, मैं आपको कह रही हूँ कॉल करके 5 दिन से वॉमिट्स हो रही हैं, क्या करूँ? अगर देखें सिंपल बात है व्यूअर्स, जैसे मैंने कहा कि बच्चों की तरह ही ख्याल रखना पड़ता है। बिल्कुल। अगर आपका बच्चा खुदा ना खास्ता 24 घंटे भी वॉमिट करता रहे, आप दूसरे दिन लेके जाएंगे डॉक्टर के पास। अब देखिए बिल्लियों का ये होता है कि उनके हेयर बॉल हो जाते हैं, जो बालों वाली बिल्लियां होती है, तो वो कभी कभी करती हैं वॉमिट, वंस इन अ वाइल। अगर चलो कर दी, और 3 महीने में 6 महीने में एक दफ़ा उल्टी कर दी, या आपने एक से दूसरी दफ़ा देखा, तो दूसरी दफ़ा पे आपके कान खड़े हो जाने चाहिए। क्योंकि इंसान का बच्चा बड़ा है, वो इतनी सी बिल्ली 2 उल्टियां करेगी, उसके अंदर रहेगा क्या? देखिए ग्रोस बातें हैं लेकिन कहने वाली नहीं, डेफिनेटली जान इंपॉर्टेंट। बिल्लियों की आंखें, कुत्तों की आंखें पूरी लाल हुई होंगी कि जैसे उनके साइडों से बाल ही उड़ गए हैं, और लाल हुई होंगी, डॉक्टर पे नहीं लेके जाएंगे। एग्जैक्टली, इन्फेक्शन। एग्जैक्टली। अब आजकल बहुत सी जानवरों को इन्फेक्शंस हो रही हैं, मौसम अजीब सा है। बिल्कुल बिल्कुल, वायरस आया हुआ है करंटली, जो पार्वोविराइडी फैमिली है, वो डॉग्स का पार्वो वायरस होता है, और जो कैट्स होती है उनका पैन ल्यूकोपेनिया होता है। और करंटली इतनी डेथ्स हो रही हैं क्योंकि नॉन वैक्सीनेटेड एनिमल्स हैं। मीन्स कि अगर फॉर एग्जांपल एक डिजीज आ भी जाती है बाय एयर ट्रांसफर, बिल्लियों में क्या आंखों में कुछ होता है? नहीं, बिल्लियों का भी डाइजेस्टिव ट्रैक्ट का इशू होता है, ब्लडी डायरिया, वॉमिट्स, सवेयर आप कह सकते हैं कि ब्लड लॉस फ्रॉम द बॉडी, एनीमिक हो जाती हैं कैट्स। बिल्कुल भाई मेरे डॉग का मैं बता रही थी कि डेनिस को, हमारा जो शित्सु है, उसका स्टमक सेंसिटिव है बहुत, उसका स्पेशल गैस्ट्रो पता नहीं की खाना गैस्ट्रो फार्मूला, डब्बा जो है वो 10 से 12 हज़ार का एनएजे थैला, एग्जैक्टली, और वो उसको 3 हफ्ते लास्ट करता है। हाँ जी। सो बात ये है कि जानवर अगर रखना है तो फिर ये भी ख्याल करना है कि उसका खर्चा भी है, पूरा हक अदा करें, उसका खर्चा भी है। बिल्कुल है। और मैं तो एक बात कहूँगी कि वो जैसे मेरे घर में मोस्टली जो जानवर आए हैं वो
जिस तरह बिल्लियाँ भी गिफ्ट के तौर पे आगे, फिर मैंने सबको कहा कि खुदा का वास्ते जिम्मेदारी नहीं गिफ्ट करते किसी को, एग्जैक्टली, क्योंकि जिम्मेदारी है, खिलौना नहीं है। बिल्कुल। और लोग बच्चों के लिए रख लेते हैं खेत तमाशे के लिए, ये भी मुझे बड़ा बॉदर करता है। ये जो टॉय के लिए रखते हैं ना, उन्हीं के सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम्स बनते हैं, क्योंकि वो कुछ दिन तो बच्चे खेल रहे हैं ना, जो पेरेंट्स हैं उनकी रिस्पॉन्सिबिलिटी। अब मैं अपने आप को पेट पेरेंट कहती हूँ, मैं वेटनरी डॉक्टर हूँगी बट मैं पेट पेरेंट भी हूँ। और आजकल इंटरनेशनली आप अगर देखें, लोग वर्ड यूज़ करते हैं फर बेबीज़। अब वो पेट्स वर्ड ही नहीं यूज कर रहे लोग, फर बेबी को लोगों ने खिलौने के साथ का नेमल बदल बना लिया ना। हाँ जी, एग्जैक्टली। और व्यूअर्स, जानदार चीज, पौधे भी आपको 1000 दफा कहा है कि अगर नई जिम्मेदारी उठा सकते तो ना रखें। अब जैसे मैं आपको एक एग्जांपल देती हूँ व्यूअर्स, ये जैसे कि आप जो प्लांट्स देख रहे हैं हमारे, ये असल प्लांट नहीं है, क्योंकि हमने कोशिश की 1-2 दफा कि हम रियल प्लांट्स को रखें, लेकिन प्रॉब्लम यह है कि यहाँ पे ना तो धूप आती है, ना तो उस किस्म की एयर आती है। तो अब यहाँ पे इतने बड़े बड़े, अब जिस तरह हमने एक ये रखा हुआ है, यहाँ रखा हुआ है, वहाँ पे भी हमारे किचन के पास भी है। अब हमने हर जगह प्लांट्स, हमें क्योंकि हम चाहते थे कि मॉर्निंग शो ग्रीनरी वगैरह, अब ज्यादती है, हम रख सकते हैं, अफोर्ड भी करते हैं कि हम रखें, वो मर जाए तो हम चेंज करें, लेकिन क्यों मरने दें? उनका हक है कि उनको हवा मिले और उनको सनलाइट मिले। कोई भी पौधा ऐसा नहीं है कैक्टस के अलावा जो बिल्कुल अंधेरे में रह सकता है। सो अगर आपने करनी है, हमने कोशिश की, बट वो जब नहीं हुआ और बार बार वो पौधे बीमार हो रहे थे, फिर हमने उनको ऐसी जगह पे रखा जहाँ पे वो सांस ले सकते हैं और जी सकते हैं। जानदार चीज है, बिल्कुल, और जान लेना बुरी बात है, बिल्कुल, बहुत गुनाह है। अच्छा, अब अगर जानवर को कोई ऐसी बीमारी हो जाती है जो लग जाती है इंसान को, तो आप फिर खुद क्या एहतियात करें? ये तो आपने कहा ना, डॉक्टर पे ले जाए और उसका जो डॉक्टर कह रहा है इलाज पूरा करें, इंजेक्शन, दवाइयाँ, अगर वहाँ पे छोड़ना भी पड़ता है पेट को तो छोड़ें जी। सॉरी, उससे पहले बहुत से लोग कहते हैं कि अच्छा इसको ये हो गया, अच्छा चलें इसको फिर सुला दें, इसको ख़त्म, इसको, उसके बारे में ज़रा समझाएं। मैम, यूथनेसिया एक ऐसी प्रैक्टिस है जो एक, चले ठीक है, पेनलेस डेथ तो करा रही है एनिमल की, लेकिन ये हम अप्रिशिएट नहीं करते इसको करना। अगर ट्रीटेबल है डिजीज़ तो हम कोशिश करते हैं कि एनिमल ट्रीट हो, हमारी पूरी कोशिश होती है। लेकिन यू आर राइट, कुछ लोग गिव अप कर देते हैं, दे डोंट वांट टू स्पेंड मनी, वो उसके खर्चे पे नहीं पैसे लगाना चाहते, वो कहते हैं कि यूथनाइज कर दे, फिर वही ओनर की चॉइस से कंसेंट फॉर्म फिल करते हैं और फिर करवा देते हैं। लेकिन आप यकीन करें, पूरी कोशिश ये, मेरी जून जो मामा जूनी है, द जर्मन शेफर्ड आई हैव, वो एक ब्रीडर लाया था डॉक्टर इमरान के पास उनके हॉस्पिटल में कि इसको पुट डाउन कर दें, ये पार्वो वायरस हो गया है, कि शी वॉज 1.5 मंथ्स ओल्ड पपी, कि वो सारे मेरे डॉग्स के बच्चों को लग जाएगा, मेरी ब्रीडर्स हैं, दिस इज़ माई अर्निंग। ही सेड कि मुझे कंसेंट दो कि मैं इसको यूथनाइज नहीं कर रहा, ये मेरी हो गई है। और आज देखें माशाल्लाह, शी इज़ 8 years old, बच्चे दे रही है, इतनी प्यारी बच्ची है। यूजुअली पार्वो वायरस नहीं सर्वाइव करते। एग्जैक्टली, लेकिन मेहनत थोड़ी करनी पड़ती है। पहले ये था कि हमारे पास सीरम्स अवेलेबल थे, एंटी सीराज जो होते हैं, मेहनत करनी पड़ती है, सेल्फ इम्यूनिटी पर भी डिपेंड करता है। अब ऑब्वियसली जो ब्रीडर है, आपने जिस तरह पहले कहा कि वो हिफाजती टीके बेसिक कर देते हैं, तो पार्शियल वैक्सीन हुई हुई थी, दूसरी मदर कंप्लीटली वैक्सीनेटेड थी, ठीक है, तो वो उसका स्प्रेड उस तरीके से नहीं होता। जो एनिमल्स कंप्लीटली इग्नोर्ड होते हैं और उनकी एनवायरनमेंट कंप्लीटली इग्नोर्ड है, पाकिस्तान में इतना स्ट्रे एनिमल है, इतना स्ट्रे एनिमल है। अब आपने जिस तरह तुर्की की मिसाल दी, मैं 3 साल 8 महीने, तकरीबन 4 महीने तुर्की में रही हूँ, और आई एम अ वेटनरी डॉक्टर, और मैं वहाँ टीचिंग हॉस्पिटल में काम करती रही हूँ वेटनरी के, और लोकल कम्युनिटी पकड़ पकड़ के, किटन्स हो गए जी, हमारी किटन दे दी है महल्ले की कैट ने, इनको वैक्सीन कर दें, हमारी किटन हो गए महल्ले की कैट ने। हाँ, तो नईम ताहिर साहब के घर क्या होता है? नईम ताहिर साहब हमारे लेजेंड माशाल्लाह आर्टिस्ट और एक बहुत सीनियर पर्सनालिटी, वो पता है क्या करते हैं अपने घर में? जो भी कोई बिल्ली कुत्ता उनके घर में आके हैंग आउट करना शुरू कर देता है ना, तो अब्बा जो है, क्योंकि मैंने प्यार से अब्बा बुलाती हूँ, मेरे मुंह बोले फादर ने, तो अब्बा क्या करते हैं, मैंने उनको कहा, मैंने कहा अब्बा 70 बिल्लियाँ घूम रही हैं, कहती है सब के टीके लगे हुए। मैंने कहा क्या मतलब? वो मॉडल टाउन में रहते हैं, मॉडल टाउन में पास वेट पे वो जैसे ही कोई बिल्ली आती है, ताकि बाकी बिल्लियाँ और जानवर ना बीमार हो, वो उनको ले जाते हैं, उनकी वैक्सीनेशन जो 2 होती हैं इनिशियल वाली करा देते हैं, और फिर हर साल जब बाकियों की होती हैं बूस्टर, तो उनकी भी हो जाती है। वेरी गुड, ये बहुत बहुत अच्छी बात है। अच्छा, सेकंड होता पता क्या है, बीमारियां नहीं फैलती। वो जानवर कभी भी देखे जो बाहर की बिल्ली है वो अंदर बाहर ही रहेगी,
लेकिन उसका फ़ायदा ये होगा कि वो फिर बाहर के भी जानवरों को नहीं बीमार करेगी और ना ही आपके घर के करेगी। बिल्कुल। और मैम बड़ा पेनफुल होता है एनिमल को दर्द में देखना, वो बेचारा कुछ बता नहीं पा रहा होता है कि उसको देखना बहुत पेनफुल है। लोग अक्सर समझते हैं कि वेटनरी डॉक्टर्स फील नहीं करते, हम डेली बेसिस पे फील करते हैं। अच्छा, एंड में बिल्कुल। हमारे अगर खुदा न खास्ता किसी घर में हो जाए तो घर वालों को क्या करना चाहिए? एक तो ऑप्शन ये है कि आप वेट के पास ले आए और अगर और जानवर हैं तो आप उन जानवरों को सेपरेट कर दें थोड़ी देर के लिए। जी जी। घर वालों को किस तरह महफूज रखें? मैम सबसे पहले तो पार्वो वायरस टाइप की जो बीमारियां, जो कोर प्रॉब्लम्स हैं, वो ह्यूमन में ट्रांसफरेबल नहीं है। रेबीज ट्रांसफरेबल है, ये एक जूनोटिक प्रॉब्लम है। पार्वो नहीं लगती, कैल्सी वायरस नहीं लगता, डिस्टेम्पर नहीं लगता, ह्यूमन का वायरस नहीं है वो, इट इज़ डिफरेंट। अगर आप रेबीज़ की बात करती हैं कि अपने बच्चों को हम किस तरीके से रखें, तो आपको पता है रेबीज़ एक ऐसी चीज़ है जिसमें चांस नहीं लेना हमने। आपका एनिमल वैक्सीनेटेड है या नहीं है, आपने उसको तो वैक्सीन करानी है, खुद भी डॉक्टर के पास जाना है। अपना वूंड, बाइट, स्क्रैच को 15 मिनट तक सोप से धोना है सबसे पहले, उसके बाद अपनी वैक्सीन करवानी है। जो WHO है, वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन, वो हमें 3 रूल्स देता है कि अगर सिर्फ स्क्रैच लग गया है तो आप उसको सोप से वॉश कर सकते हैं। लोग डरते हैं कि भाई पेट में इंजेक्शन लगेंगे 15, 21, 7, 8। वो जमाने खत्म हो गए हैं मैम, अब वैसा कुछ नहीं होता। आपको सिर्फ 4 इंजेक्शन लगते हैं, 0, 3, 7, 14, ये डेज हैं इन पे। और अगर बहुत सिवियर बाइट है और आपको कंफर्म था कि वो बाहर का एनिमल है और वो नॉन वैक्सीनेटेड, फिर आपको इम्यूनोग्लोबुलिन्स भी लगते हैं और ये लगने चाहिए। जान है, जान इंपॉर्टेंट है, वो लगाना जरूरी है। सो व्यूअर्स, बात यह है कि अगेन जानवर रखना है तो सोच समझ के रखें। हाँ, बड़े लोग ऐसे करते हैं कि मियाँ बीवी की नई नई शादी होती है, कपल ने बिल्ली रख ली, कुत्ता रख लिया, जैसे ही वाइफ प्रेग्नेंट हुई तो फ़ौरन उस जानवर को बाहर कर दिया। तो व्यूअर्स, बात यह है कि जब डिसीजन ले तो सोच समझ के ले कि एक जानदार चीज़ है और इसका ख्याल रखना है। एंड में आप हमारे व्यूअर्स को क्या मैसेज देंगे? एंड पे मैं यही कहना चाहूँगी कि देखें, एनिमल एक जिम्मेदारी है और वो खिलौने नहीं हैं। सिमिलरली आपकी अपनी सेहत इंपॉर्टेंट है, सो अपना ख्याल करें, अपने बच्चों का ख्याल करें, अपनी कम्युनिटी का ख्याल करें, अपने जानवरों का ख्याल करें और सबके हक अदा करें हेल्थ वाइज स्पेसिफिकली, और रेबीज से बचें। ये बहुत बुरी डिजीज़ है। बिल्कुल, थैंक यू सो मच। और यहाँ पे जल्दी से हम किचन में नज़र डालेंगे क्योंकि खाना पीना तो काफ़ी पहले ही तैयार कर दिया था। जी शेफ ने। जी, चिकन मलाई स्लाइडर बिल्कुल रेडी है और इसका टेस्ट कीजिएगा। तो आप सर्व करें, इंजॉय करें। और अगेन इंजॉयमेंट की जब बात करते हैं तो जानवर जो है वो इंजॉयमेंट के लिए नहीं रखे जाते। हम छोटी सी ब्रेक की तरफ जाएंगे। ब्रेक के बाद जब वापस आएंगे तो वर्ल्ड फोटोग्राफी डे 19 अगस्त को मनाया जाता है, तो आज उससे रिलेटेड हमारे कुछ मेहमान होंगे, बातचीत होगी, तस्वीरें होंगी। आप हमारे साथ रहिएगा। जैसे कि आपको समझ आ गई होगी कि आज पाकिस्तान समेत दुनिया भर में वर्ल्ड फोटोग्राफी डे मनाया जा रहा है। ये हर साल 19 अगस्त को मनाया जाता है और इस दिन को मनाने का मकसद फ़ोटोग्राफी की अहमियत को उजागर करना, इससे रिलेटेड जो साइंस है उसके बारे में आगाही पैदा करना और आर्ट, इन तीनों चीज़ों को सेलिब्रेट किया जाता है। देन इसकी शुरुआत 1839, सोचिए कि 18वीं सदी से 1839 में आगाज़ हुआ। फ्रांस की हुकूमत ने ऑफिशियली ये एक नया फोटोग्राफिक प्रोसेस अनाउंस की जिसको कहा जाता था डैग्यूरटेरोटाइप, पता नहीं की नाम है क्या, मेरे से तो नहीं बोला जा रहा, अंग्रेज़ी नहीं पढ़ी जा रही तो उर्दू तो बहुत ही मुश्किल होनी थी। ये इन्वेंशन जो है वो लुइस डैगरी की थी और 19 अगस्त 1839 को दुनिया में पहली दफ़ा फ़ोटोग्राफी को एक साइंटिफिक इन्वेंशन के तौर पे तस्लीम किया गया, एक्सेप्ट किया गया। अब हिस्ट्री तो बहुत पुरानी है लेकिन हमारे साथ ज़रा नए नए से और मॉडर्न किस्म के लोग हैं, तो आइए उनसे मुलाकात करते हैं। ऑफ कोर्स जब ट्रिब्यूट पेश कर रहे हैं फ़ोटोग्राफी को तो फ़ोटोग्राफर्स को बुलाना तो बहुत ज़रूरी था। गुलरेज़ गौरी साहब हमारे साथ हैं, इंटरनेशनली रिनाउंड फ़ोटोग्राफ़र हैं, लैंडस्केप फ़ोटोग्राफ़र हैं और गवर्नमेंट की जानिब से इनको तमगा इम्तियाज़ से भी नवाजा गया है। अस्सलाम वालेकुम सर। वालेकुम सलाम जी, थैंक यू। हमें इनके साथ ज्वाइन किया है अमरीन इब्राहिम ने, वेरी वेरी टैलेंटेड वेडिंग फोटोग्राफर। अस्सलाम वालेकुम अमरीन। वालेकुम अस्सलाम। वेलकम बैक। थैंक यू। कैसी हैं? आई एम गुड। देन वी हैव विद अस छोटे से बड़े टैलेंटेड से मोइज़ अलवी साहब। अस्सलाम वालेकुम मोइज़, कैसे हो? वालेकुम अस्सलाम, अल्हम्दुलिल्लाह आई एम गुड। अच्छा मोइज़, तो शदीद पैसे कमाने वाला काम करते हैं और क्विक काम करते हैं जिसको हम
प्रोडक्ट फैशन फोटोग्राफी भी कहते हैं, साथ साथ ऑफ कोर्स वेडिंग फोटोग्राफर भी है, बट प्रोडक्ट फोटोग्राफी जैसे कि आप रेस्टोरेंट्स की तस्वीरें देखते हैं कि उनके खाने की बड़ी खूबसूरत, फूड फोटोग्राफी एक टोटली सेपरेट डिपार्टमेंट है बाय द वे। अब जैसे कि मोबाइल का डब्बा है, उस मोबाइल के डब्बे को कितना खूबसूरत अंदाज में प्रेजेंट किया जा सकता है कि वो लोगों के लिए अपीलिंग हो। तो प्रोडक्ट फोटोग्राफी, चीज़ों की फोटोग्राफी भी बड़ी अब अहमियत रखती है, क्योंकि चीज़ बेचनी है तो बेचने के लिए उसको अपीलिंग भी बनाना है, राइट बॉयज? एग्जैक्टली। स्पेसिफिकली आप लोग क्या क्या करते हैं और आपके उसके ज़ुमरे के अंदर क्या क्या आता है, पहले उस पर बात करते हैं। सर, लैंडस्केप फोटोग्राफी, इसके ज़ुमरे में क्या क्या आता है और कब से कर रहे हैं आप ये? मुझे इस फील्ड में जी 45 इयर्स हो गए हैं। माशाल्लाह। और मैं जब पाकिस्तान से बाहर दूसरी जगहों पे जाता था तो मैं देखता था कि हर जगह पे, जिस जगह पे मैं होता था, वहाँ के व्यू कार्ड्स और मुख्तलिफ लिटरेचर और हर चीज़, पोस्ट कार्ड्स होते थे, याद है? जी हाँ, पोस्ट कार्ड्स जो थे वो बिकते थे और हम वो खरीदते थे लाने के लिए मेमोरी के तौर पे। जी। तो वो फिर मैंने ये इनिशिएटिव लिया पाकिस्तान में। सबसे पहले हमने पोस्ट कार्ड्स बनाए, तो वो पोस्ट कार्ड्स हमारे बहुत हिट हुए। फिर हमने मैप्स बनाए पाकिस्तान पे, जो कि टोटली टूरिज़्म डिपार्टमेंट का काम था, लेकिन हमने इनिशिएटिव लिया। तस्वीरें हैं सर की, हाँ जी। तो वो फिर उसके बाद फिर हमारे कैलेंडर्स पे हमने बहुत ज़्यादा पिक्चर्स बना के तो पाकिस्तान को प्रमोट करना शुरू किया। फिर उसके बाद हम किताबों पे आ गए, तो अभी तक तकरीबन मैं कोई 20 किताबें बना चुका हूँ माशाल्लाह माशाल्लाह। पाकिस्तान पे पिक्टोरियल एंड द बुक्स। लेटेस्ट वन इज़ ब्यूटीफुल सर। जी हाँ, इट्स एब्सोल्युटली ब्यूटीफुल। और आपने बड़ी खूबसूरत कॉफ़ी टेबल बुक प्रेजेंट की मुझे, थैंक यू सो मच। मैं ऑन एयर भी आपका तहे दिल से शुक्रिया अदा करना चाहूँगी। इट्स अ ब्यूटीफुल। वो जो कहते हैं ना, तोहफा वो होना चाहिए व्यूअर्स जो फिर आप सिर्फ आप ना एंजॉय करें, वो ऐसा यादगार हो कि अगली जनरेशन्स भी एंजॉय करें। तो मुझे तो हमेशा ये लगता है कि अगर आप बात करें आर्ट एज एन पेंटिंग्स की, फोटोग्राफी भी आर्ट की ही कैटेगरी में आती है। जो आर्ट कलेक्टर्स होते हैं वो फेमस फोटोग्राफर्स की फोटोग्राफ्स को भी कलेक्ट करते हैं, और साइंड कॉपी हो तो क्या ही बात है। जी। उसके साथ साथ ये जो फोटोग्राफी की बुक्स होती हैं, ये भी फैमिली एयरलूम्स होते हैं जो आप जनरेशन टू जनरेशन पास ऑन करते हैं। हम सिर्फ जेवर को और कपड़ों को समझते हैं एक ऐसी चीज़, आर्ट, फोटोग्राफ्स, ये तो वो चीज़ें हैं जो जनरेशन टू जनरेशन पास डाउन होती हैं। बिल्कुल ऐसे ही जी, बिल्कुल ऐसे ही है। और ये हमारे एक अलमिया था कि हमारे मुल्क को सही तरह से पोर्ट्रे नहीं किया गया। अगर आप बाहर जाते थे तो हम पूछते थे, वो पूछते थे आप कहाँ से आए हैं, तो हम जब पाकिस्तान बताते थे तो वो समझते थे कि शायद पाकिस्तान इंडिया के अंदर है। तो उनको ये भी नहीं पता था कि पाकिस्तान एक अलग मुल्क है और एक बड़ी अहमियत रखता है हर लिहाज से। और सच्ची बात है, अपने आर्ट और कल्चर से ही तो हम अपनी सिग्निफिकेंस बनाते हैं दुनिया के अंदर और अपनी एक पॉजिटिव इमेज क्रिएट करते हैं, जिसमें आपने बहुत बड़ा रोल अदा किया और उसके एवज आपको माशाल्लाह तमगा इम्तियाज से भी नवाजा। जी बिल्कुल ऐसे ही है। यस मैडम। अच्छा, आपकी तो वो वाली फोटोग्राफी है कि हर इवेंट की अलहदा किताब बनती है, अब वो डिजिटल हो गया है। लेकिन पहले एल्बम में बनती थी हर शादी की। तो बेचारे जो वेडिंग फोटोग्राफी हैंडल कर रहा था, ये तो आप दोनों अंडरस्टैंड करते हैं कि पूरे मतलब एल्बम्स तैयार करने पड़ते थे हर फंक्शन के। यस, बट ये ट्रेंड अभी भी है, फैमिली टू फैमिली मैटर करता है। देयर आर टू स्कूल ऑफ थॉट्स। एक वो स्कूल ऑफ थॉट है जो कि वही पुरानी चीज़ों पे चल रहा है, स्टूडियो फोटोग्राफी, और अब एक नया स्कूल ऑफ थॉट आ गया है जो कि एस्थेटिक्स पे काम करता है। डिजिटल हमारी ये होती हैं, डिजिटल लाइब्रेरीज़ होती हैं, उस पे काम करते हैं। सो जो हमारी फील्ड है ना, वो एआई की वजह से इसमें बहुत सारी वेरिएशंस आ गई हैं, इवन वेडिंग में। हाँ, लेकिन अब वेडिंग फोटोग्राफर बेचारा सिर्फ वेडिंग फोटोग्राफर नहीं रहा, अब वो वेडिंग वीडियोग्राफर भी बन गया। तो वो हाँ, तो एक मुख्तलिफ चीज़ थी। हम इसे हाइब्रिड कहते हैं। शॉप बनना पड़ता है। जुगन हम इसे कहते हैं हाइब्रिड फोटोग्राफर एंड वीडियोग्राफर। लाइक जो फोटोग्राफर है वो वीडियो भी कर रहा होता है, साथ साथ वो फोटोग्राफी साथ साथ कर रहा होता है। सो जो जितनी भी लेटेस्ट टेक्नोलॉजी आ रही है, इस वजह से हमारी वेडिंग इंडस्ट्री में बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं, बहुत अच्छे चेंजेस आ रहे हैं। मतलब मैं इसको बहुत पॉजिटिव सेंस में लेती हूँ। मैंने आज से 12 साल पहले काम करना शुरू किया था। वी आर इनटू फोटोशॉप। बहुत सारे ऐसे हमारे प्रोसेस होते थे जिसमें हमें 15-20 मिनट एक पिक्चर पे लगते थे। नाउ इट्स अ मैटर ऑफ क्लिक। हम एआई के थ्रू अपना इतना टाइम जो है वो बचा लेते हैं एडिटिंग में, पोस्ट प्रोडक्शन में। आई थिंक जैसे जैसे टेक्नोलॉजी एडवांस हो रही है ना, मुझे जो बहुत मज़े की बात लगती है, मुझे आप भी ये बात मानेंगे, आई रिमेंबर व्हेन आई वाज यंगर, फोटोग्राफर इतना चार्ज नहीं करता था। वो बेचारा बेसिकली उनकी वो एल्बम और बाकी चीज़ों का खर्चा ऊपर से 5-10 हज़ार बन जाते थे। अब जितना काम आपका आसान हो गया, उतने ही आप लोग महंगे हो गए हैं। Yes, it's a fact. That is true. Jugan, it's a Don't fact. talk to me.
I don't want to talk. Because we are depending on the software. मेरे 5 बच्चे बहन, मुझे Jugan, हॉल उठ रहे we have सोच to के pay in कि dollars. जब शादियों के लिए फोटोग्राफर करना See, पड़ेगा तो जोड़े से ज्यादा तो Jugan, फोटोग्राफर let होता me है। tell you a trend. People are willing to pay for that. You know, there was a time जब हम उन्हें CD या USBs में देते थे, but now they are digital galleries and we have to pay in dollars. Client कहता है मैं digital gallery send करो. We have to pay, we have to buy those softwares. तो भाई जब जो अब अगली शादी कर रहा है ना, एक एक्स्ट्रा पैसे दे दे मेरे बच्चों के, ताकि मेरे 5 पूरे हो जाए। ठीक है, मेरे भी 5 बच्चे भी आने हैं और फिर मुंह बोले भी मेरे बहुत से बच्चे हैं, तो कम से कम 10 शादियां तो मैंने खुद पर्सनली मैनेज करनी है। जी अच्छा, वेडिंग फोटोग्राफी तो करते हो, साथ में फैशन भी करते हो और वो भी करते हो, प्रोडक्ट फोटोग्राफी, तीनों को ज़रा एक्सप्लेन करो। अच्छा, आई स्टार्टेड बैक इन 2013 एज अ हॉबी। मैंने फोटोग्राफी को शुरू किया था, पढ़ाई बट कर रहे थे उस इवेंचुअली वक्त? पढ़ाई कर रहा था, फर्स्ट ईयर था यूनिवर्सिटी का। देन इवेंचुअली वेडिंग करते करते आई केम इनटू फैशन एंड देन ये तो प्रोडक्ट। शौकिया फनकार है ना, इन्होंने बहुत नाम बना लिया अपना। सर आपने तो सीरियसली परसू के, ये दोनों शौकिया फनकार थे। मैं सीधी बता दूं आपको बात, ये बाद में जो है वो इनका प्रॉपर प्रोफेशन। वही कहते हैं कि कभी कभी आपका प्रोफेशन और आपका पैशन आपको खुद ढूंढता Jugan, can you है, imagine? खुद ढूंढता है। I started from washroom. मेरे पास कोई आउटलेट नहीं था बैक इन 2012. नो इन्वेस्टमेंट, नथिंग, कुछ भी नहीं था, स्टूडियो भी नहीं था, लाइक उस टाइम पर इन्वेस्टमेंट भी नहीं थी। बट आपकी वाली बात के जब शौक हो ना करने का, आपको बस एक जुनून चाहिए होता है और वो फिर हो जाता वो ले जाते हैं आपको। हाँ। अच्छा, आप बता रहे थे। जी, एक और फैक्टर है, आजकल की जनरेशन में उन्हें लगता है कि बहुत इजीली आप इस लेवल पे पहुंच जाते हैं। इट्स अ कंटिन्यूस एफर्ट। आई हैव बीन इनटू फोटोग्राफी लाइक ऑलमोस्ट 11 ईयर्स और मुझे आर्ट्स का शौक था। आई वांटेड टू बी अ पेंटर, बट जब इसको एक्सप्लोर करना शुरू किया फोटोग्राफी को, देन आई थॉट कि इसके अंदर भी ये भी आर्ट का art बड़ा ही है। मेजर रोल है। यस, तो इस प्लेटफॉर्म पे काम किया जाए। वेडिंग से स्टार्ट करते हुए देन इवेंचुअली कमर्शियल्स भी किए, प्रोडक्ट शूट्स भी किए, फैशन भी कर रहे हैं और आई एम रनिंग माय ओन कंपनी नाउ, अल्हम्दुलिल्लाह। लेकिन ये वाली जो आपने बात की सर, आपसे अब इस बात को मैं आगे लेके जाना चाहूँगी। लोगों को लगता है ये बहुत आसान काम है। सर आपने 45 इयर्स अपनी ज़िंदगी के दिए हैं, आपने इससे रोज़ी रोटी कमाई है, इससे आपने 1000 और मामलात किए हैं। सो ये एक प्रॉपर प्रोफेशन है। एक वक्त होता था जब लोग इवन फोटोग्राफर्स जो फोटोग्राफी करते थे वो शौकिया ही कर रहे होते थे, वो उनका साइड प्रोफेशन। जैसे हम एक्टर्स को कहा जाता था हाँ जी एक्टिंग करते हो लेकिन करते क्या हो। अल्लाह का शुक्र है वो ज़माना ख़त्म हो गया और वो भी रिसेंटली ख़त्म हुआ है, कोई 10 साल पहले। वरना until 10 years ago people would ask me हाँ जी होस्टिंग तो करती हो, उसके अलावा क्या करती हो। तो फोटोग्राफर का भी यही होता है हाँ जी ऐसे कार्य होर की कर रहे हो। बिल्कुल ऐसे ही तो है। ज़रा इसको एज अ प्रोफेशन एक्सप्लेन करें कि इसमें स्कोप कितना है। अब इसमें जी डिपेंड करता है कि आप किस लेवल पे और किस तरह की फ़ोटोग्राफी कर रहे हैं। स्कोप तो हर फील्ड में होता है, इसमें भी बड़ा स्कोप है। लेकिन मैंने देखा कि जो नए जनरेशन आती है ना, नए बच्चे आते हैं, वो शॉर्टकट बहुत ढूंढते हैं। जबकि कोई भी ज़िंदगी का प्रोफेशन है ना, जब तक आप उसमें अपनी ज़िंदगी को गाल नहीं देते ना, तब तक आप मकाम पे नहीं किसी पहुंचते। भैया आप मुझे बताएं, मेहनत के बगैर आज तक इंसान को कुछ भी मिले? कभी भी पानी तक पीने के लिए ये कभी हाथ आगे करके ऐसे करके इसको मुंह तक लाना है और उस फिर घूंट को निगलना भी है जी, बिल्कुल। और फिर उसको वापस रखना है। जी हाँ। इवन पानी पीने के लिए मेहनत करनी, सांस लेने के लिए भी फेफड़ों को मेहनत करनी पड़ती है। तो रोजी रोटी कमाना इतना आसान होता, हर बंदा अरबपति ना होता। बिल्कुल। मैं जब फोटोग्राफी मैंने शुरू की तो मैं पैदल ट्रैकिंग करता था। मैं 20-20 दिन के पैदल ट्रैक और 22-22 दिन के पैदल ट्रैक करता था। तो माउंटेन्स, हर माउंटेन के बेस कैंप पे जाता था फ़ोटोग्राफी के लिए, शूट करने के लिए। तो बड़ी मेहनत तलब काम है फ़ोटोग्राफी, खासकर लैंडस्केप फ़ोटोग्राफी बहुत ज़्यादा मेहनत मांगता है। लैंडस्केप एंड वाइल्ड लाइफ जी, फोटोग्राफी तो ये दोनों आप बहुत मुश्किल काम है। एडवेंचर फोटोग्राफी जो आप शुरू की है वो तो आपको खुद भी छाले छूले मारनी पड़ती हैं, तो तब आपको आपकी इमेजेस बिल्कुल मिलती ऐसे हैं। ही है, बिल्कुल ऐसे ही है। उसमें तो आपकी फिजिकल फिटनेस भी बड़ी ऐसे ही बल्कि एक्चुअली लैंडस्केप, वाइल्ड लाइफ एंड एडवेंचर फोटोग्राफी तीनों में फिजिकल फिटनेस बड़ी जरूरी है। बड़ी ज़रूरी है जी हाँ, बिल्कुल ऐसे ही है। वरना आप उसके बगैर कर नहीं सकते। आप कर नहीं सकते क्योंकि जी हाँ। बड़ी फिजिकली एग्जॉस्टिंग जी, है। बिल्कुल। और कभी जैसे कि सर आपसे बेहतर कौन जानता है कि महीनों आप एक इमेज के इंतजार में बैठे हुए हैं। बिल्कुल ऐसे ही है, महीनों ऐसे ही है। कई इमेजेस हमने, जैसे मेरी ये जो अभी एक पिक्चर 2018 में मुझे उसे वर्ल्ड कप विन किया था उसने। और वो वायरल भी बहुत हुई। जी हाँ, वो मैं चुलिस्तान में मैंने बनाई और मुझे बड़ा वेट करना पड़ा। मैं अक्सर औकात रोज़ाना उस जगह पे जाता था
और देखता था कि यार आज नहीं ठीक, मज़ा नहीं आ रहा। क्लाउड फॉर्मेशन नहीं ठीक, क्लाउड फॉर्मेशन नहीं ठीक। एक हफ़्ता मुझे लगा उस तस्वीर के लिए ना, मैं जाता रहा और वेट करता रहा, बस अल्लाह ने एक दिन करम किया। लेकिन सर वही वाली बात है ना, एआई से अब वो वाला क्लाउड का भी पैटर्न तो सारा कुछ बन जाता है। तो अब असल फोटोग्राफ, सॉरी अब मुझे असल और नकल नहीं कहना चाहिए, बट इट डज फील लाइक नकल। मैं बड़ा सख्त खिलाफ हूँ जी एआई के, बहुत खिलाफ हूँ। लेकिन नेचुरल फेस में और बोटॉक्स और फिलर वाले चेहरे में बड़ा फर्क होता है। जी बिल्कुल, मैं इसे बिल्कुल नेचुरल और अननेचुरल में फ़र्क है। अपनी फ़ोटोग्राफी में एआई बिल्कुल यूज़ नहीं करता, सिर्फ इस हद तक यूज़ करता हूँ कि अगर कोई पोल आ रहा है उस पर इलेक्ट्रिक वायर्स जा रही हैं तो उनको डिलीट करने के लिए मैं बस ये इस्तेमाल कर लेता हूँ, उसके अलावा मैं यूज़ नहीं करता एआई। अच्छा, बट वेडिंग फोटोग्राफी तो अब पूरी एआई बेस्ड हो गई है यार। नहीं जोगन, मैं भी इन्हीं की बात कंटिन्यू करूँगी। बेसिकली हम लोग एक चीज़ डिस्कस कर रहे थे, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, इसको हम एआई कहते हैं, इसको हम हर फील्ड से मिक्स कर रहे हैं। एआई इज़ अ सेपरेट प्रोफेशन और एआई उसी वक्त आपके लिए बहुत हेल्प आउट होगा, बीइंग वी आर अ फोटोग्राफर और वीडियोग्राफर। आएगा जब आप देयर इज़ अ प्रॉम्प्ट, देयर इज़ अ डिग्री, वर्ल्ड में एक डिग्री आ गई है प्रॉम्प्ट राइटिंग की। हम जब तक एआई को कमांड ही नहीं देंगे, हमें देनी नहीं आती, वो हमारे वेडिंग में भी किसी काम की नहीं है। ट्रस्ट मी, अगर बीइंग अ वेडिंग फोटोग्राफर, अब जो ये माशाल्लाह इज़ अ वेरी सीनियर पर्सन, तो इन्होंने बहुत ऑन ग्राउंड जाके काम किया। हम लोग अब जब एआई के थ्रू काम करते हैं, स्टिल वी आर लर्निंग, बिकॉज हमें एक कमांड देनी है। नहीं मेरी जान, हमने ऑन एयर ना बड़ी दफ़ा प्रोग्राम्स एआई के ऊपर स्पेसिफिकली किए हैं कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एज अ फील्ड जो परसू करेगा, जो इस वक्त अपने बच्चों को इनकरेज करेगा, वो उसकी गुड्डी चढ़नी है, क्योंकि अब बाकी आगे दुनिया हर चीज़ एआई की है। इवन आपकी शॉपिंग जो है वो एआई स्पेसिफिक हो जाएगी। बट अगेन प्रॉम्प्ट देना आना चाहिए और आपको पता होना चाहिए। आपसे एक्चुअली मुझे ये बात शुरू हुई थी, इवन दो यू आर स्टिल वेरी यंग, लेकिन आपका 10-15 साल का भी एक्सपीरियंस हो गया है, राइट? जी अबाउट 10 to 12 ईयर्स। 12 years, जब 12 ईयर्स की हम बात करते हैं और एआई ने चीज़ें इतनी आसान करती हैं, तो आप नहीं सोचते कि मैंने बेतुकी इतनी मेहनत की थी? नहीं, लेकिन अपनी जगह जो एफ़र्ट है, हम एफ़र्ट नहीं करेंगे तो एआई का यूज़ कहाँ पे करेंगे? मतलब इनिशियली हमें कुछ ना कुछ एफ़र्ट करनी है, शूट करना है, देन मुझे लगता है कि इट्स अ हेल्पिंग टूल। एआई को हम हेल्पिंग टूल के तौर पे यूज़ करें और इट कैन नॉट रिप्लेस अ ह्यूमन वैल्यू और जो चीज़ें हम कर सकते हैं। और एक्सपीरियंस और मेहनत का कोई नेमुल बदल नहीं है। एग्जैक्टली वही बात है ना व्यूअर्स, जो हम बार बार जिस बात की तरफ जब भी किसी प्रोग्राम में बात करते हैं, करियर्स की, फ्यूचर्स की, अल्टीमेटली जब तक जितना गुड़ डालेंगे उतना ही मीठा होगा, जितनी शक्कर डालेंगे उतना ही मीठा होगा। अल्टीमेटली मेहनत वो शक्कर है जो आपने उसके अंदर डालनी है, और नॉलेज। अब एक्चुअली टेक्निकल नॉलेज होना ज़्यादा ज़रूरी हो गया है। क्योंकि आप एआई से तो चीज़ बना लेंगे, वो अपने पॉइंट ऑफ व्यू से बनाएगी, अगर आपके पास टेक्निकल नॉलेज नहीं है, कंप्यूटर एंड में कंप्यूटर है, फाइनल एडिट तो आपने ही करना है। अगर आपको सेंस नहीं है, या अगर आपका ज़रा ओल्ड स्कूल अंदाज है जिस तरह भैया आपका है, तो उसमें भी कहीं ना कहीं अगर आप यूज़ करते हैं तो सेंसिबली यूज़ करना है कि ऑथेंटिक रहे तस्वीर। ब्रेक के बाद वापस आएंगे, आप हमारे साथ रहिएगा। जी हाँ व्यूअर्स, वक्त कम मुकाबला सख्त, तो आज हमने सोचा कि कुछ प्यारे प्यारे लोगों को बुलाएंगे और आपकी मुलाकात कराएंगे उन चेहरों से जो हमारी फ़ोटोग्राफी की दुनिया को रिप्रेजेंट करते हैं माशाल्लाह से। सीनियर भी, कुछ जूनियर भी, समवन हुज़ बीन वर्किंग फॉर अ वाइल। बट जो बात सबसे इम्पॉर्टेंट है, देखिए कोई भी चीज़ अच्छी या बुरी तरह से यूज़ हो सकती है। अभी ब्रेक में हम एक बात कर रहे थे, क्योंकि आप तीनों से आपका मैसेज भी लेना है फॉर यंग पीपल, फॉर पेरेंट्स। तो सर आपसे मैसेज की का आगाज़ करते हैं, क्या कहना चाहेंगे हमारे व्यूअर्स को? आप क्या पूछना चाह रही हैं कि देखिए फोटोग्राफी में अगर कोई बंदा आ रहा है, जैसे एआई की हम अभी ब्रेक में बात कर रहे थे, तो आप एक बड़ा इंपॉर्टेंट मैसेज दे रहे थे। जी मैं देखिए जी, मेरी अपनी सारी जो ज़िंदगी है ना, वो अनथक मेहनत पे डिपेंड करती है। सारी ज़िंदगी मैंने बहुत ज़्यादा ट्रैवल और बहुत अनथक मेहनत की, 12-12, 14-14 घंटे मैं अभी भी काम करता हूँ। ये जो नई जनरेशन है जी, ये शॉर्टकट ढूंढती है, ये चाहती है एकदम रातों रात पैसा आ जाए, रातों रात अमीर हो जाए आदमी। ऐसा नहीं होता। मैं बस इन न्यू जनरेशन को ये मैसेज दूंगा, एक तो वो फ़ोटोग्राफ़ी को एक पूरी इंडस्ट्री है, इसको फ़ोटोग्राफ़ी को फ़ोटोग्राफ़ी समझ के करें,
इसे शुगल समझ के ना करें। और दूसरी बात ये है कि इसमें अपनी स्किल दिखाएं, ये नहीं कि आप एआई से जनरेट करके और दिखा दें। कोई पूछेगा ये कि आपकी तस्वीर है तो वो कहेगा जी ये एआई से बनाई है, तो वो आपकी तो नहीं ना कहलाएगी, वो एआई के जनरेटेड तस्वीर कहलाएगी। तो एक तो बात ये है कि एआई का इस्तेमाल कम से कम करें, अपनी मेहनत से अपनी काबिलियत को जाहिर करें। बिल्कुल सही। निस्बत के आप एआई का सहारा लें, अपनी काबिलियत दिखाएं, मेहनत करें। और कोई भी इंसान मेहनत करता है तो उसे सिला ना मिले ये कभी नहीं हो सकता। हर कोई इंसान आगे जा सकता है। अब देखें एट द सेम टाइम वो एआई वाला मैसेज तो बहुत एक अच्छा मैसेज है, और उसके साथ जो हम ब्रेक में जो बात कर रहे थे वो ये थी कि व्यूअर्स, एआई का जो मिसयूज़ होता है ना वो प्रॉब्लमैटिक होता है। अब वेडिंग फोटोग्राफी है, लड़का लड़के की वही शक्ल है, वही चेहरा है, बट दे वांट इंटरेस्टिंग और डिफरेंट बैकग्राउंड्ड्स, दे वांट टू क्रिएट अ फैंटेसी वर्ल्ड। वो एक पर्सनल चॉइस होती है, वो आपकी पर्सनल एक चीज़ है, आप जो मर्जी करें। फैशन फोटोग्राफी में अक्सर जो है डिज़ाइनर कहते हैं कि यार ये सिलवटें सारी निकाल दें। अब वो हमें शायद एज अ फोटोग्राफर आप लोगों को वो अननेचुरल लग रहा हो, बट वो एक क्लाइंट की डिमांड है। पेड चीज़ इज़ अ वेरी डिफरेंट सिचुएशन, बट जब आप नेचुरल की तरफ जा रहे हैं, इसीलिए ये एक रूल है अब कि अगर आपने कोई चीज़ के लिए एआई का इस्तेमाल किया है तो आपने उसके साथ वो डालना भी होता है ना नोटिफिकेशन कि आपने एआई का यूज़ किया, राइट? जुगन, What's your message? मेरा मैसेज ये है, जितने भी नए लोग आ रहे हैं, सबसे पहले वो अपनी एक नीश डिफाइन करें। देयर इज़ नो नीड टू हॉप इन एवरी लाइक फैशन, वेडिंग, लैंडस्केप, नो। फर्स्ट डिफाइन योर नीश, प्लस अपने आप को अपग्रेड करें, वर्ल्ड के ट्रेंड क्या हैं, और अपने आप को हमेशा नेचुरल रखें। फोटोग्राफी आई बिलीव इट शुड बी क्लासिकल एंड टाइमलेस। 10 ईयर्स बाद भी हम अगर एक चीज़ देखें, हमें उसके ओरिजिनल कलर्स, उस दिन के ट्रेंड्स, चीज़ें नज़र आनी चाहिए। बिकॉज जो नए बच्चे आ रहे हैं वो चीज़ों को ना चेंज कर रहे हैं, कलर टोन्स, कलर ग्रेडिंग पर काम हो रहा है, फिर उसमें एआई भी ले आते हैं, आसपास का एम्बियंस भी सब कुछ चेंज कर देते हैं। सो आई बिलीव इट शुड बी ऑथेंटिक, सो दैट आफ्टर 10-15 ईयर्स के बाद जो आपकी कमिंग जनरेशन है, फ्यूचर जनरेशन है, वो देख सके कि अच्छा उस टाइम पर चीज़ें इस तरह से हुआ करती थी। और उसके साथ साथ अगेन एआई सीखें, क्योंकि वो अब एक ज़रूरत भी बन चुकी है सर। सर क्योंकि फैशन में और प्रोडक्ट फोटोग्राफी में, जिस तरह मैं खुद एक ब्रांड की ओनर हूँ, मुझे पता है कि हमें यूज़ करनी पड़ती है ये। वैसे भी आप ना काम करें, फोटोशॉप एआई जो टूल है ये इसको तस्वीर को इन्हांस करने के लिए बेहतरीन टूल है, लेकिन इसका ये मतलब नहीं है कि आप उसकी रियलिटी सारी चेंज कर दें। हाँ, मतलब कि आपने एक बंदे का सिर्फ मुंह लिया और उस मुंह के बाद आपने पूरी दुनिया क्रिएट कर दी, वो जरा वो फिर मतलब अनरियल ना हो, अनरियल, वो बस इतना होना चाहिए। What would you like to say? एआई का यूजेज जो है वो राइट वे में करें, मिस यूज़ ना करें। एआई सीखना बड़ा ज़रूरी है विद द पैसेज ऑफ टाइम, क्योंकि मार्केट में हम सर्विसेज जो दे रहे हैं आजकल के दौर में, इवन दो टीवी कमर्शियल्स भी एआई जनरेटेड स्टार्ट हो चुके हैं, तो विद द पैसेज ऑफ टाइम अभी फिर भी पता चल जाता है कि एआई जनरेटेड कोई चीज़ है, इमेज है या वीडियो है। बट आई थिंक विद कपल ऑफ ईयर्स और एनहेंसमेंट के साथ आप आइडेंटिफाई भी नहीं कर पाएंगे कि ये एआई जनरेटेड है। तो राइट वे में यूज़ करें और सीखें भी ज़रूर। और हमारे प्रोडक्ट और फैशन कैटेगरी के अंदर बहुत बेनिफिशियल है, और इमेंस उसमें स्कोप है, आप बहुत पैसे कमा सकते हैं अगर आप अगेन व्यूअर्स देखिए, सीखे हुए काम में एक फोटोग्राफर होता है जो 10 तस्वीरें खींचता है और उसको वो इमेज मिल जाती है जो उसको चाहिए होती है, और एक फोटोग्राफर होता है जो 500 तस्वीरें खींचता है और उसमें से फिर कुछ कहता है कि कोई एक तुक्का लग जाएगा। तो बात ये कि काम अंडरस्टैंड करने में, उसको प्रॉपर तरीके से करने में, मुझे याद है एक वक्त था जब शुरू में बहुत से लोग फोटोग्राफी में आए, एक तो दफ़ा मेरी शूट्स ऐसे फोटोग्राफर्स के साथ हुई कि वो 100 तस्वीर एक जोड़े की लेते थे, क्योंकि नया डिजिटल आया था, तो अब रील और फीते वाले मसले नहीं थे, तो वो होता था कि यार ये तो सस्ता काम है, डेटा ही है ना, डिलीट कर देंगे। तो होता ये था कि एज अ मॉडल या एज अ मीडिया पर्सन बंदे की मिज निकल जाती थी कि यार पाँच हमें इमेजेस चाहिए और उनको शूट करने के लिए हमने 12 घंटे लगा दिए, क्योंकि फोटोग्राफर से 2-2 घंटे एक तस्वीर ही नहीं खींची जा रही। सो सीखा हुआ काम टाइम आपको सेव करता है, आप पैसे भी ज़्यादा कमाते हैं और आपकी रिस्पेक्ट भी बनती है, और फिर आप नेशनल अवार्ड्स भी जीत सकते हैं। दूसरी बात, आपने कहा कि एआई जनरेटेड एड्स भी, तो पिछले दिनों मैंने एक फ़ैशन शो देखा, लास्ट ईयर मैं एक इवेंट होस्ट करी थी, पूरा का पूरा फैशन शो जो है वो हेल्स वेल्स के ऊपर क्रिएट किया था एक टेल्को ब्रांड ने, और वो पूरा का पूरा उसमें एक लड़की, कुछ भी ऐसा नहीं था जो ऑथेंटिक था, इन द सेंस कि रियल नहीं था। उन्होंने वो जो कपड़े थे वो रियल थे, बट बाकी सारा उन्होंने एआई से क्रिएट किया। उसको देख के मेरे जहन में एक तो बात आई कि यार वाओ,
दूसरा जो मेरे जहन में कंसर्न आया वो ये आया कि इसी तरह लोगों की वाहियात वीडियोस, ऊट पटांग चीज़ें, कुछ ऐसी फ्लड्स की भी हम अब इमेजेस देख रहे हैं, लोग AI जनरेटेड वीडियोस बना के लोगों को पैनिक में लेके आ रहे हैं, ख़वातीन की ऊट पटांग गंदी गंदी वीडियोस बना रहे हैं। तो मेरी सिर्फ एक रिक्वेस्ट है कि अच्छा और बुरा यूज़ हर चीज़ का होता है, और अगर कोई इस किस्म की ऊट पटांग चीज़ आपके पास आती है तो खुदारा प्लीज़ तशखीस कर लें किसी की रेपुटेशन या किसी की इज्जत ख़राब करने से पहले। यहाँ पे हम अपने प्रोग्राम को क्लोज़ करेंगे। थैंक यू सो मच, थैंक यू जी। ब्लेस यू, खुश रहें, आबाद रहें। आज का दिन आपको मुबारक हो, आज तो आप लोगों का ही दिन है। और व्यूअर्स अपना ख्याल रखिएगा, दुआओं में याद रखिएगा। खुदा हाफिज़।